हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। इस क्लास में, इस वीडियो में हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 बेसिकली काफी इजी है, इसमें सिलोगिज्म चैप्टर है, रैंकिंग है। ओके, पहले हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट 4 जिसमें मेंसुरेशंस हैं, वो सारी चीजें हैं, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो आप पूरी देखना ताकि हर क्वेश्चन का आपको पता लग पाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रखा था, एंड आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन है। जो रजनी है उसका 11th रैंक है। ओके, एंड शी वाज 31st फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द गर्ल्स पास्ट। तो रैंक है तो मतलब आप ऐसे वर्टिकल लाइन बना देंगे। 11th रैंक है उसका टॉप से, ठीक है, एंड बॉटम से उसका रैंक कितना है? 31st। 11th है टॉप से, बॉटम से कितना है? 31st। तो क्या हम टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी गर्ल्स पास हुई हैं, टोटल कितनी लाइंस में कितनी गर्ल्स हैं? बिल्कुल। तो जब एक ही पर्सन का दोनों रैंक गिवन होता है तो टोटल हम कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 1। तो 11 प्लस 31 कितना होता है हमारे पास? 42। 42 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है? 41। ओके, तो हमें ये पता चल गया है कि टोटल गर्ल्स कितनी पास हुई हैं? 41। 3 गर्ल्स डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन एंड 1 फेल्ड। टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी क्लास की? +4 और ऐड कर देंगे, 45। ऑप्शन डी। 22 क्वेश्चन भी हमारे पास ये है, ठीक है। सुदेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज सुदेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? तो सबसे पहले कि अशोक का रैंक आपको लास्ट से गिवन है 17, ठीक है ना, लास्ट से मतलब बॉटम से। और आपको ये देखा जो सुदेश है उसका 7 रैंक अहेड है, ठीक है ना, किससे? अशोक से। तो अगर अशोक 17th है लास्ट से, तो 17 + 7 24th। जो सुदेश है उसका लास्ट से रैंक जो है वो कितना होगा? 24th होगा, लास्ट से, बॉटम से, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पूछा है, जो है टॉप से पूछा है, और टोटल के हमारे पास 39 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 39 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो टॉप से रैंक कितना आ जाएगा? देखिए 39 टोटल में से ये 24 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 39 में से जब आप 24 माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा? 15। ओके, बट आपको ये पोजीशन भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, है ना। 15 तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर है ना, जिनका रैंक इसके ऊपर है, ये पोजीशन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में चाहती हूँ कि आप एक बार खुद ट्राई करें। एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें पोजीशंस एक्सचेंज होती हैं। ट्राई करें और इसका आंसर बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोगिज्म से भी काफी क्वेश्चन आए थे। ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, ठीक है, सारी जो ट्यूब्स हैं वो क्यूब्स हैं। नो क्यूब इज स्काई, क्यूब का और स्काई का कोई रिलेशन नहीं है। नो बर्ड इज स्काई, ठीक है, बर्ड का और स्काई का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये डायग्राम हमारे पास बन गई, है ना। अब हमने कंक्लूजन बताने कौन सा सही आएगा। नो ट्यूब इज बर्ड, उसने कहा कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं होगी। देखिए ट्यूब का बर्ड का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, हम इतनी श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि ये होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ, हमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो नो ट्यूब इज बर्ड, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स, सारे बर्ड्स क्यूब आ जाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो क्यूब जो है वो स्काई नहीं हो सकता, स्काई जो है वो बर्ड नहीं हो सकती, बर्ड का और क्यूब का कुछ भी बताया नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पूरे जो बर्ड्स हैं ये क्यूब के अंदर आ जाए, है ना। पॉसिबिलिटी इसकी सही है, इसमें अगर ये ना लिखा होता तो ये गलत होता, है ना। तो सेकंड कंक्लूजन सही आएगा। 25th क्वेश्चन क्या है? ऑल मार्क्स आर ग्रेड्स, ठीक है, सारे जो मार्क्स हैं वो क्या है? ग्रेड्स हैं। नो ग्रेड इज स्कोर, कोई भी जो ग्रेड है वो स्कोर नहीं है। ऑल स्कोर आर लेटर्स, सम लेटर्स आर कैरेक्टर्स। ये डायग्राम बन गई हमारे पास। देखिए कौन कौन से सही आएंगे। सम स्कोर्स आर कैरेक्टर्स, हमें रिलेशन नहीं पता, हम नहीं पॉसिबिलिटी से बोल सकते कि ये सही होगा। ऑल मार्क्स बीइंग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे मार्क्स लेटर हो जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए ग्रेड और स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ग्रेड और स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है। बट ये जो मार्क्स हैं, है ना, ये जो सारा मार्क्स है ये स्कोर को छोड़ के लेटर के इस पार्ट में तो आ सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल सही है। ऑल करेक्टर्स आर ग्रेड्स, सारे जो करेक्टर्स हैं वो ग्रेड्स हो जाएं इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ पॉसिबिलिटी तो सही है, ठीक है, इसकी श्योरिटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास लॉग वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग 400 को कैसे लिख सकते हैं? 20 के पावर 2, ठीक है। हमें पता है कि लॉग में जो पावर है वो आगे आ जाती है, ठीक है, तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी,
ये log 20 कैंसिल हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें बेस कुछ दिया नहीं हुआ, जो कुछ दिया नहीं होता तो 10 ले सकते हैं बेस। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, है ना। अब देखो x जो है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास जो x है वो क्या होता है, ये जो बेस है और यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, तो बेस लेते हैं हम यहाँ पे, ये रिजल्ट जो है ये पावर होती है, तो ये आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद ट्राई करें, ये भी लॉग का था। ठीक है, ट्राई करके आंसर बताएं कितना आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एक बार ट्राई करना, हमने 2-3 क्वेश्चन इसके सिलोगिज्म के किए हुए हैं, ये ट्राई करके आंसर बताएं आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आई विल चेक आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बेस्ड है, रैंकिंग से ही बेस्ड है, इसको भी ट्राई करने का ट्राई करना। ठीक है, कि कितना आंसर आपका आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम सिलोगिज्म। सम मिल्क इज कर्ड, some curd is buttermilk, okay, and all buttermilk is butter। तो ये मिल्क है और ये बटर मिल्क है। नो बटर इज घी, तो बटर का और घी का कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे पास हो गया। नो बटर मिल्क इज घी। ठीक है, देखिए ये जो बटर मिल्क है ये बटर के अंदर ही आ रहा था, और जो बटर है वो घी नहीं है, तो बटर अगर घी नहीं है तो बटर के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी घी नहीं होंगी, तो पहली बिल्कुल सही है। सम बटर इज कर्ड, मतलब कुछ बटर जो है वो कर्ड होंगे, बिल्कुल जो ये पोर्शन है बटर का ये कर्ड भी है ना। सम कर्ड इज नॉट घी, ठीक है, मतलब कुछ कर्ड घी नहीं होंगे, बिल्कुल, क्योंकि कर्ड का जो ये पार्ट है जो बटर है ना, वो घी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई भी बटर घी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें तीनों सही निकले आपके, राइट, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 10 क्वेश्चन थे पिछले हमने अभी किए 21 से लेकर 30 तक, वो यूनिट 3 के थे हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेंसुरेशन टॉपिक है, जिसमें हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस है, तो हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन के मिक्स क्वेश्चंस हैं। ओके, और थोड़ी सी वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब यूनिट आफ्टर मिड टर्म के जो यूनिट्स होते हैं कई बार उसके उसमें जो है वेटेज ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास 40-60 रेशो होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला हमारे पास। तो आप सभी को पता होगा कि हम जो है रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, तो ये डायगोनल हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। रेशो कितनी दे रखी है 5x, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 4x, एरिया आपको गिवन है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 5x इंटू 4x, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहां से देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, x के कितना आ जाएगा आपके पास 100, एंड x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10। ओके, x की वैल्यू 10 है, इसके बाद लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 50, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, अब जस्ट पुट कीजिए फॉर्मूला और अप्रोक्सीमेटली देखिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ रेक्टेंगुलर एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी। ओके, एंड डी इज इन द पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है वो पॉइंट है ए बी पे, ई पॉइंट है ए सी पे, एंड बी सी डी ई, ये हमारे पास ट्रिपीजियम है। ओके, डी और बी सी की रेशो दे रखी है, ये 3 है, ये 5 है। ओके, हमने एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का और इस ट्रिपीजियम का, इसके एरिया की रेशो निकालनी है। क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल्स है ना ये सिमिलर होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि इनके एंगल्स बराबर होंगे हमारे पास। ठीक है, ये एंगल्स भी बराबर होंगे, सारे एंगल्स में बराबर होंगे, और जब भी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो जो उनकी रेशो ऑफ साइड आती है उसकी स्क्वायर जो है वही एरिया की रेशो आती है। तो इसमें साइड की रेशो कितनी आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, मतलब इनके एरिया की रेशो भी क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको हिंट देती हूँ, आप ट्राई करना। इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹2 लग रही है पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर पे कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹2 रेक्टेंगुलर फ्लोर के लिए। ओके, और टोटल कॉस्ट कितनी है 5760, ये टोटल कॉस्ट है। लेंथ जो है फ्लोर की वो 80% ज्यादा है ब्रेड्थ से। ठीक है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लोर, आपने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो ब्रेड्थ को कुछ मान लो है ना, 80% को कैसे लिख सकते हैं 4/5, है ना, ब्रेड्थ को 5x ले लो, लेंथ कितनी आ जाएगी 9x। ओके, क्योंकि वो उससे 80% ज्यादा है, राइट। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है उसको पेंट करने की ना, मतलब जो आप यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 9x इंटू 5x इंटू 2, है ना, क्योंकि हम कॉस्ट भी निकाल रहे हैं, और इस किसी बराबर रख सकते हो 5760। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर इसमें देखो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आप एक बार खुद ट्राई करके आंसर बताओ आपका कितना आ रहा है।
ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स जो हैं उनका हमें डायमेंशंस दे रखे हैं, विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है, वॉल बिल्ड करने के लिए, राइट। तो ये वॉल के डायमेंशन दे रखे हैं, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, 8 इंटू 7 इंटू 22.5, और जिन ब्रिक्स को हमने मिला के बनाना है उसकी वॉल्यूम ये हो जाएगी, ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों को वॉल्यूम जो है उनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर है इसमें मीटर को करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से जब डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा ना, और कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6, ठीक है। बस अब कैंसिल करना है आपने, जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। कैंसिल करके जो आपका आंसर है आई थिंक ये बन जाएगा ये वाला 56 वाला, ओके। ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको आप ट्राई करके आंसर देखो कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी उसी टाइप का है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है, आपने कॉस्ट निकालनी है टोटल, ठीक है। आपको पता है कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई पर मीटर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया निकालो इसका, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आंसर देखो, ठीक है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ अगर बी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b, ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी 2b, तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर, ओके। तो ये इनिशियल एरिया है, बाद में क्या हुआ, लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है ना, तो लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया और ब्रेड्थ को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, इससे क्या हुआ, एरिया 75 बढ़ गया, ठीक है। तो अब अगर हमने एरिया निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b + 5 इंटू 2b - 5, ठीक है, न्यू एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल वगैरह करोगे, सॉल्व वगैरह करेंगे, तो आपके पास आई थिंक b की वैल्यू 20 आ जाएगी ना, सॉल्व वगैरह करके कैंसिल करके हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ जो है वो उसका ट्वाइस है तो 40 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपने दिया हुआ है, आपने हाइट निकाली है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बेस दे रखा 50 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा 30 मीटर, आपने हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको पता है tan 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है ना, तो हाइट को क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो 1/√3 आए, 50/√3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोन का हेमिस्फीयर का इक्वल बेस डायमीटर है, इक्वल वॉल्यूम्स है ना, तो कोन की वॉल्यूम आपको पता कितनी होती है, 1/3 πr²h, अगर इसकी वॉल्यूम और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³, सॉरी हेमिस्फीयर की आधी हो जाएगी ना, स्फीयर की होती है 2/3 हो जाएगा ना। हमने रेशो ऑफ देयर हाइट, हाइट की रेशो निकाली, रेडियस सेम है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, r² से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाइट होगी हमारे पास कोन की, ये r जो ये हाइट होगी हमारे पास हेमिस्फीयर की, क्योंकि हेमिस्फीयर में रेडियस ही हाइट होता है ना, h/r जो है वो आपके कह देगा 2/1, ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के प्रीवियस क्वेश्चंस थे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए उसको आप खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। अगली वीडियो में हम जो है अगले यूनिट में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, सो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ सब कुछ, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। तो ये हमारे पास डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इसमें होंगे थोड़े से, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन से भी 11-12 क्वेश्चन आ रखे थे, और क्वेश्चन इस टाइप से देखिए, एक सेट में 2 क्वेश्चन, एक सेट में 1 क्वेश्चन, इस टाइप से, ठीक है। चलिए, डेटा सफिशिएंसी में हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ x एंड y, x + y आपने निकालना है। देखिए आपके अकॉर्डिंग इसमें देखिए हमें x भी चाहिए, हमें y भी चाहिए, है ना, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तभी तो x और y पता चलेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सफिशिएंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश हमने बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में रमेश और राकेश की रेशो गिवन है 4:5, सेकंड में राकेश की जो एज है वो गिवन है दैट इज 50 इयर्स, ठीक है। तो आपको भी पता है कि दोनों स्टेटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगे, क्यों, क्योंकि सेकंड से राकेश की एज पता चल रही है, फर्स्ट से रमेश और राकेश की रेशो गिवन है, दोनों स्टेटमेंट इनफ है, राइट। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रेशो आपने बतानी है A:B:C, फर्स्ट में A:B गिवन है, सेकंड में B:C गिवन है, दोनों चाहिए होंगी, दोनों को कंबाइन करके तो आप A:BC लिखोगे, ठीक है। 64 क्वेश्चन में क्या है, रिमाइंडर आपने बताना है जब P को आप डिवाइड करोगे 20 से, ठीक है। देखिए P को डिवाइड करके 20 से रिमाइंडर बताना है, ये क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सफिशिएंट रहेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है P इज मल्टीपल ऑफ 4, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, P इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए एक चीज है,
चलिए, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हमने ये बताना है p इज डिवाइडेड बाई 20, p इज मल्टीपल ऑफ 4, p इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए, अगर p 4 का भी मल्टीपल है, p 5 का भी मल्टीपल है, मतलब जो p है इन दोनों के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा, मतलब 20 का भी मल्टीपल होगा। ओके, अगर p 20 का मल्टीपल है तो क्या हम बता सकते हैं कि p का रिमाइंडर क्या आएगा जब वो 20 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। तो इन दोनों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे पास दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आंसर इसका आएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्लॉक से हमारे पास क्वेश्चन है। एन एक्यूरेट क्लॉक शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 2 o'clock। देखिए, 8 से लेके 2 बजे तक क्या हम ये बता सकते हैं कि कितनी रोटेशन हुई, कितने आवर्स की जो है वो रोटेशन हुई? यस, कितने आवर्स की रोटेशन हुई? 6 आवर्स। हमारे पास 1 आवर में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री का। ओके, तो 6 आवर में कितना बनेगा? 180 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्लॉक से है। हमने इसमें जो क्लॉक है उसमें टाइम कितना देख रखा है? 6 hour 45 minutes, और हमने बताना है कि मिरर में अगर हम देखें तो टाइम कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मिरर टाइम हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको टाइम दिया होता है उसका मिरर टाइम निकालने के लिए कि मिरर में कितना टाइम होगा, आप 1160 से माइनस कर सकते हैं ना। तो जब आप इसको 1160 से माइनस करेंगे, ओके, तो क्या आंसर आपके पास आएगा? दैट इज 515। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, कैलेंडर से टॉपिक है, क्वेश्चन है, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 1 ईयर कौन सा जो है वो डे होगा? ठीक है, अब हमें पता है कि आफ्टर 1 ईयर अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे होता है। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होते हैं ना। तो हमें इसमें दे नहीं रखा कि नॉर्मल ईयर है जब लीप ईयर है, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर नॉर्मल ईयर है तो मंडे प्लस 1 डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। अगर लीप ईयर है तो मंडे प्लस 2 डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। सो इसका आंसर ईदर में आएगा कि जहां तो मंडे, जहां तो ट्यूसडे हो सकता है हमारे पास, जहां फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे। सो ऑप्शन डी। इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट इज द डे आफ्टर 62 डेज? ठीक है, इसका आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। 62 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 56 तक प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, फ्राइडे प्लस 6 कितना होता है? थर्सडे। ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 जून को थर्सडे है। ठीक है, 1 जून को क्या है? थर्सडे। ये भी कैलेंडर से क्वेश्चन है, कैलेंडर से भी काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, 1 जून को अगर थर्सडे है तो आपने ये बताना है कि 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमने बताना है। तो हमारा इसमें काम क्या है? हमने ऑड डेज इसमें निकालने हैं। 1 जून को थर्सडे है तो 1 जून को आपने काउंट नहीं करना, आप काउंट करोगे सेकंड से, 2 जून से। ठीक है, तो जून हमारे पास कितना होता है? 30 का मंथ होता है, तो 2 से लेके 30 तक 29 डेज हो जाएंगे। 29 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे? 1। ठीक है, क्योंकि 28 तक प्रॉपर्ली 7 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जून के बाद जुलाई में कितने ऑड डेज आएंगे? 3। अगस्त में कितने आएंगे? 3। सितंबर में कितने आएंगे? 2। अक्टूबर में कितने आएंगे? 3। नवंबर में कितने आएंगे? 2। और दिसंबर के आपने 3 डेज लेने हैं क्योंकि 3 दिसंबर का पूछा है। ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए। 3 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ओके, 11 + 3 14, 14 + 2 16। 16 को जब आप डिवाइड करोगे फिर से 7 से, 2 आपके पास आएगा, और डे आपके पास 2 आया। इसका मतलब दिन आपके पास क्या आएगा? थर्सडे + 2 दैट इज फ्राइडे। ऑप्शन सी। सॉरी, थर्सडे + 2 दैट इज सैटरडे। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे? ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल कितनी बार बनाती है एक दिन में? इसका आंसर काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, 22 टाइम्स। ओके, बिकॉज हमारे पास, सॉरी नॉट 22 टाइम्स, इट इज 44 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि जो राइट डिग्री एंगल बनता है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो 24 आवर में 48 आना चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिसमें एक बार ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो 44 टाइम्स आएगा, आंसर क्या आएगा? नन। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का लास्ट डे जो है वो हमारे पास ट्यूसडे जो है, मंडे हो सकता है। ठीक है, मंडे हो सकता है हमारे पास, वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है, फ्राइडे हो सकता है, बट ट्यूसडे नहीं हो सकता है ना। जो भी डेज हैं जो डेंजरस हैं, जैसे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, हमारे पास जो है सैटरडे हो गया, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरीज नहीं हो सकते, क्योंकि सेंचुरी में हमारे पास ऑड डेज कौन से होते हैं? 3 होता है, 5 होता है हमारे पास।
ठीक है, 0 होता है ना जब हम निकालते हैं, राइट, 1 होता है। 56 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट का है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सर्कल है, सर्कल आप बनाइए, ABCDE, है ना, 5 लोग हैं सर्कल में, और C इज द नेबर ऑफ A एंड B, ओके, C नेबर है A एंड B दोनों का। अब देखो A B इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट में E है, ठीक है, इसका मतलब B आपका इधर ही आएगा, तभी तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे E आएगा ना, A यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि C इज द नेबर ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे हमारे पास कौन बचा, ओनली डी ही बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, तो इसमें आप चेक करना कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर कोई भी फॉल्स नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी हमारे पास क्लॉक का क्वेश्चन है। 8 AM पे क्लॉक को सेट किया गया, ठीक है, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, मतलब एक दिन में 24 आवर में जो क्लॉक है वो कितना गेन करती है, 10 मिनट। ओके, सो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, है ना, अगले दिन जो है अगर वो 1 PM शो कर रही है तो कितना ट्रू टाइम होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए टाइम कितना है, जैसे 8 AM आज से अगले दिन के 8 AM तक 24 आवर्स हो जाएंगे, मतलब 1 डे प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 AM से लेके 1 PM तक कितने हो जाएंगे, 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स हो जाएंगे। तो 1 डे में कितना गेन करती है, 10 मिनट, तो 5 आवर में कितना गेन करेगी, अप्रोक्स 2 मिनट, ठीक है, अप्रोक्स इसका 2 मिनट आएगा। तो टोटल कितना गेन हो गया हमारे पास, 12 मिनट का गेन हो गया। ओके, इसका मतलब कि जो 1 PM शो कर रही है, वो जो वॉच है 1 PM शो कर रही है, उसमें एक्चुअली 1 PM नहीं है, वो 1 PM शो कर रही है गेन के बाद, 12 मिनट गेन के बाद, मतलब उसमें एक्चुअल जो टाइम होगा, जो ट्रू टाइम होगा वो कितना होगा, 48 मिनट पास्ट 12, ठीक है, 12:48। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं सर्कल में, तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए आप। 8 फ्रेंड्स हैं आपके पास सर्कल में, B इज थर्ड टू द राइट ऑफ A के थर्ड राइट में B है, ठीक है। Who इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, A जो है A के लिए who यूज हुआ है, तो A जो है वो C के थर्ड राइट में है, मतलब C आपका यहाँ पे आएगा, तभी उसके थर्ड राइट में A आएगा। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, ठीक है, F सेकेंड है राइट ऑफ E। Who is not the neighbor of B, ठीक है, जो E है वो B का नेबर नहीं है, मतलब E यहां नहीं आ सकता, E यहां नहीं आ सकता क्योंकि नेबर नहीं है ना। D sits second to the left of H, who sits second to the left of G, ओके। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा क्या जा रहा है, एक और इसमें स्टेटमेंट है जो हम यूज करते हैं, F is second to the right of E, F जो वो E के सेकंड राइट में है। देखिए E यहां नहीं हो सकता, E यहां नहीं हो सकता, तो E कहां पे होगा फिर, E यहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि E के सेकंड राइट में F है, यहाँ पे A है, E यहां भी नहीं हो सकता है ना, तो E कहां पे होगा, E फिर यहीं पे होगा, ठीक है, ये यही जगह बचती है E की, है ना, E यहां पे हो जाएगा, F यहां पे हो जाएगा उसके सेकंड राइट में, ठीक है। तो ये आप ऐसे रब भी कर सकते हो क्योंकि हम E को प्लेस कर चुके हैं, हमारे पास ये 3 जगहें बाकी हैं, तो हमने ये फिट करना है, राइट। D sits second to the left of H, who is second to the left of G, D H के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, तो H को आपको कहीं बिठा के देखना पड़ेगा कहाँ फिट हो रहे हैं, तो H अगर आप यहाँ लेते हो तो H के सेकंड लेफ्ट में D आपका यहाँ पे आ जाएगा, और जो H है वो G के सेकंड लेफ्ट है, तो G यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट लेफ्ट ये सेकंड लेफ्ट, तो ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऐसा कौन सा जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, AD, इनके बीच में एक का गैप है, आगे क्या है HG, इसमें भी एक का गैप है, EF इसमें भी एक का गैप है, BF में भी एक का गैप है। अब एक बार रोटेशन देख लेते हैं, रोटेशन इन्होंने कैसे ली होगी। AD अगर लिया होगा तो ये ऐसे लिया एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे A से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज D, ठीक है। H और G जो है वो भी ऐसे ली हुई है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड में, ठीक है, H के राइट में। EF भी कैसे लिया है, E जो है वो F के राइट साइड में है, बट जो BF है ये ऑपोजिट है, ये इसके लेफ्ट साइड में आ रही है, तो ऑप्शन जो D है वो हमारे पास डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारे पास जो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको ट्राई करें, ठीक है। क्लियर, अगर इसमें कोई डाउट भी आती है तो फिर से एक बार ट्राई करके देखें, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस सेम है, ठीक है, मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे, राइट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से,
ठीक है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, c इज इक्वल टू m, a ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन है a ग्रेटर देन, a देखो है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते इसके बारे में। c इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, h स्टेटमेंट में है ही नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते, नीदर, है ना, कुछ इसमें बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्लॉक का, ठीक है। तो अ वॉच गेन 6 मिनट इन 1 आवर, 1 आवर में जो है वो वॉच कितना गेन कर रही है, 6 मिनट, ठीक है। आपने इसको 8 AM पे रखा, ओके। क्या पूछ रहे हैं कि सेम डे पे 7 PM पे कितना टाइम ये शो करेगी, है ना, 7 PM पे। तो सबसे पहले देखिए इनके बीच में टाइम कितना हुआ, 8 AM से लेके 7 PM तक कितने आवर्स हुए। आप बता सकते हैं कि 8 AM से लेके 8 PM तक 12 आवर्स, 12 में से 1 का मतलब 11 आवर्स हुए होंगे, ठीक है। अगर 1 आवर में 6 मिनट का गेन है तो 11 आवर्स में कितना गेन होगा, 66 मिनट का, ठीक है, 66 मिनट का गेन होगा। तो अगर इसको 8 AM पे आपने रखा, ठीक है, राइट, तो अब ये जो टाइम शो करेगी, ठीक है, 7 PM पे जो टाइम शो होगा वो 66 मिनट एक्स्ट्रा शो करेगी ना, क्योंकि इतना गेन हुआ है, क्योंकि ये जो 1 आवर में 6 मिनट गेन कर रही है, तो जो 11 आवर्स आए बीच में उसमें 66 मिनट का जो है वो गेन आएगा। तो जो टाइम है वो हमारे पास कितना जाएगा, 8-6 PM, ओके। व्हाट इज द डे ऑफ द वीक दिस, इस दिन को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 28 मई 2006। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कितने साल हो चुके हैं, 2005 तक हो चुके हैं साल। 2005 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2000 प्लस 5 इयर्स, 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं, 0, क्योंकि सारी कहानी ऑड डेज की होती है ना, सारा क्वेश्चन जो है ऑड डे पे निर्भर करता है। तो ये जो 5 इयर्स है इसमें ऑड डेज कितने आएंगे, इन 5 ईयर में एक तो लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है, 4 तो नॉर्मल ईयर होंगे आपके पास, एक लीप ईयर आएगा, 4 नॉर्मल ईयर में 4 ऑड डेज, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, मतलब टोटल 6 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2005 तक आपके 6 ऑड डेज आ गए, ठीक है। अब देखो आपने 28 मई तक चेक करने हैं, ठीक है। तो जनवरी को कर लेते हैं, जनवरी में कितने होते हैं, 3, फेब में 0, फेब के बाद क्या आता है हमारे पास, मार्च, ठीक है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई के 28 डेज लेने हैं, 28 में 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 6 प्लस 2 8, 8 मतलब 1, और यहाँ भी 6 थे, 6 प्लस 1 7, 7 मतलब 0, इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है, संडे, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, संडे, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना आप कि कैलकुलेशन ठीक है सारी, ओके। तो मैं भी आपके सामने अभी सॉल्व कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, आप खुद इसको ट्राई करना। जनवरी 1 2006 को संडे है, आपने बताना जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये देखिए इनके बीच में कितने साल हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये देखिए कि जो जितने भी साल हुए हैं उनमें कोई लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर है तो उसके 2 ऑड डेज लेंगे, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसका 1 ऑड डे लेंगे, जितने भी ऑड डेज आ रहे हैं उतने आपने ऐड कर देने हैं, सिंपल, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कितना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सिलेंडर से है, ठीक है। इसका मैं आइडिया आपको दूंगी, आप क्वेश्चन को खुद करेंगे। हाइट कितनी दे रखी है सिलेंड्रिकल की, 15 सेंटीमीटर लेस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो बेसिकली इसमें जो शेप है आपके पास वो सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम आपको पता होता ही है, राइट, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो कितना था, 2L + B × H, कर्व्ड वाला, राइट, सॉरी ये तो उसका होता है, राइट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है 2πRH, ठीक है ना, 2πRH। तो 2πRH की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से R और H के बीच का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको एक और रिलेशन दे रखा है कि जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर कम है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस से, ठीक है। बेस का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πR, ठीक है। इससे 15 कम है हाइट, यहाँ से भी H और R का एक रिलेशन आ जाएगा ना। तो हाइट और रेडियस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं 45th नंबर क्वेश्चन पे। एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया स्क्वायर में, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर हमने जो है वो सर्कल एक ऐसे किया गया, ठीक है। स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 48, ओके। आपने क्या निकालना कि जो ये बच गया एरिया जो सर्कल में नहीं आ रहा उसका एरिया आपने निकालना है, ठीक है। आपको पता है ये कैसे आप निकाल सकते हो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल आप माइनस कर दोगे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो, आपको साइड पता है, ठीक है। और सर्कल के एरिया हमें रेडियस चाहिए, रेडियस जो होगा वो साइड का हाफ होगा, ठीक है। तो ये भी आराम से निकाल सकते हो आप, कितना आएगा आंसर आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, रेडियस ऑफ कोन। इसमें फिगर हमारे पास क्या है, कोन, कोन का रेडियस दे रखा है और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रेशियो दे रखी है ना। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए, ओके। और हमने इसकी स्लांट हाइट निकालनी है, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल तो है, टोटल सरफेस एरिया में इसका जो बेस है वो भी आ जाता है,
तो ये रेशो आपको दी हुई है, बस आपने इसको सॉल्व वगैरह करके आपने स्लांट हाइट एल की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, निकालिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है हाइट एंड डिस्टेंस है, बिल्कुल सिंपल है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, टावर की हाइट आपको दे रखी है, आपने बेस निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है 150, आप बिना कैलकुलेशन के आंसर बता सकते हैं क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो बेस को ऐसा क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो जो है बेस, ये ऑप्शन है, आप लोग और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है from the top of a hill the angle of depression of two consecutive 1 kilometer stone due west are found to be 30 degree and 45 degree। ठीक है, जो स्टोन है उनका जो डिस्टेंस है 2 कंसेक्यूटिव 1 किलोमीटर है, कंसेक्यूटिव पे है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ओके, तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, उस हिल की आपने हाइट निकालनी है, इसको भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मुझे आंसर आप बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है इसमें। ठीक है, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो मेंसुरेशन से था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट के 3 यूनिट्स है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एज कंपेयर टू फर्स्ट के 3 यूनिट्स, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार इक्वल आ जाए, बट मोस्टली जो है लास्ट के 3 यूनिट्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट आपने टाइम एंड वर्क में एमडीएच फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसी के साथ रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 20 men take 30 days टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 9 hours a day, राइट। तो हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड 30 men टेक इन 15 days टू कंप्लीट द जॉब। तो इसमें एमडीएच फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसमें मैन दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, एंड हमें टाइम दे रखा है आवर्स में। ओके, तो m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2। ठीक है, वो लगा के आपका आंसर इसमें आराम से आ जाएगा। ठीक है, m की जगह 30, d1 की जगह 30, ठीक है, h1 की जगह 9, इसमें m2 की जगह 30, d2 की जगह 15 और h2 आप निकाल सकते हैं ना। तो वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर आपका आराम से आ जाएगा, राइट। ठीक है, देखिए कितना आंसर आता है। तो आपका जो आंसर है कैंसिल वगैरह करके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 hours a day, राइट। सो दिस इज एमडीएच फॉर्मूला, ये क्वेश्चन उसी से बेस्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ए कैन डू अ वर्क इन 16 days एंड जो पी है वो उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, मतलब अगर ए जो है उसकी एफिशिएंसी अगर 10 है तो जो पी है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 16 होगी। ठीक है, वाई क्योंकि वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में करो तो ये 8:5 आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगी पी की एफिशिएंसी, और ए हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट। ओके, अब हमें दे रखा है ए जो वो 16 डेज में काम करता है और ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 16 डेज में वो काम करता है, हर दिन वो 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम उसने कितना किया 80, 16 into 5, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया 80। क्या पूछा है कि अगर दोनों साथ में वो काम करें, ठीक है, 80 वर्क अगर दोनों साथ में करें, दोनों साथ में मींस कि पी जो है वो 8 यूनिट काम करेगा, ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो दोनों साथ में एक दिन में कितना काम कर लेंगे 13 यूनिट। तो टाइम उनको कितना लगेगा 18/30। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड बी जो है वो 4 दिन में काम करते हैं कंप्लीट। ठीक है, और ए जो है वो अलोन कितने टाइम में करता है काम कंप्लीट 12 डेज में। ठीक है, तो हमने निकाला कि बी कितना टाइम लेगा। ओके, बी अलोन जो है कितना टाइम लेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 12 यूनिट टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। देखिए स्टूडेंट, अगर ए एंड बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है, तो क्या हम बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, अगर बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और काम टोटल कितना है 12 यूनिट, तो बी कितना टाइम लेगा काम करने में 12/2 6 डेज। ओके, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें। ये भी क्वेश्चन हमारा एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड है। 12 बॉयज वर्किंग 3 hours a day कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 days। एमडीएच लगाना है आपने इसमें, और आपका आंसर मुझे बताएं कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो 6 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए थे और अगले के जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे पास पाइप एंड सिस्टम के हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स, है ना। ए पाइप फिल करती है 15 आवर्स में और जो बी पाइप है वो फिल करती है 20 आवर्स में, ओके। और जो थर्ड पाइप सी है वो एम्प्टी करती है 25 आवर्स में। तो ये आउटलेट पाइप होगी क्योंकि ये एम्प्टी कर रही है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क इसमें अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। टोटल हमने ये एलसीएम ले लिया इसका। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर 10 आवर्स सी इज क्लोज्ड, ठीक है। आपने सी जो है पाइप उसको क्लोज कर दिया 10 आवर्स के बाद, मींस फर्स्ट 10 आवर्स में तीनों ओपन थी, ठीक है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 10 आवर्स में जब तीनों ओपन थी तो उन्होंने कितना वर्क कर लिया होगा। देखिए ए की एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। 15 आवर्स में 300 यूनिट काम कर रही है तो 1 आवर में कितना होगा, 20। बी की एफिशिएंसी निकालिए, 20 आवर्स में 300 यूनिट्स काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा, 15। सी की एफिशिएंसी निकालिए, नेगेटिव आएगी, ठीक है, आउटलेट पाइप है। तो तीनों की साथ में 1 आवर में कितना काम हो गया, 20 + 15 - 12, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया ये 20 + 15 - 12, ये कितना आ गया 23 यूनिट, ठीक है। ये 1 आवर का काम हुआ। तो 10 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, 230, ठीक है। अगर 1 आवर में 23 हुआ है तो 10 आवर्स में 230 काम हो जाएगा। तो आउट ऑफ 300 230 काम हो चुका है, मतलब बचा कितना, 70। 70 कौन करेगा, ए एंड बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया है। तो ए एंड बी की एफिशिएंसी टुगेदर कितनी है, 35। 35 अगर एक दिन में काम कर रहे हैं तो 70 काम कर लेकिन उनको कितना टाइम लगेगा, 2 डेज। तो टोटल टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया, 10 आवर्स जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं एंड 2 आवर्स जब ए एंड बी अकेले हैं, तो टोटल हमारे पास 12 आवर्स आ गया, ठीक है। इस पे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रिमेनिंग में कितना टाइम लगा, या फिर कई बार आपसे टोटल टाइम पूछ लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साहिल टुक 8 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, है ना। साहिल को कितना टाइम लगा, 8 डेज। मोहन को कितना टाइम लगा, 12 डेज, ओके। राज वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज साहिल, राज जो है उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है किससे, साहिल से, ठीक है। ये राज की एफिशिएंसी आ गई और ये साहिल की, ओके। हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी एफिशिएंसी जो है वो निकाल लेते हैं, तीनों की निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैसे। इनके 8 डेज काम दे रखा है, इनका 12 डेज, दोनों को आप क्या कर दो, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 यूनिट्स, ठीक है। तो साहिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे साहिल की एफिशिएंसी कितनी है, 3, मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और हमें क्या दे रखा है कि जो राज है उसकी ट्वाइस है साहिल से। तो अगर साहिल की 3 है तो राज की कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 3 कितना होता है, 6, ओके। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, क्लियर। ये एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 24, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल, कैसे। टोटल वर्क 24 है, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 11, तो हमें टाइम कितना लगेगा, 24/11 डेज, ओके, मतलब 2 डेज अप्रॉक्स कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेजेस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास जो है वेजेस जो है वो भी दे रखे हैं। तो पी क्यू आर उनको 300 रुपीज पर डे मिलते हैं, पी एंड आर को 188 रुपीज पर डे मिलते हैं, क्यू एंड आर को 152 मिलते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट में कि आर को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बताएं मुझे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, अशोकन इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज नितिन। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 3:1, ठीक है। ये अशोकन की और ये नितिन की, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस, ठीक है। अब देखो वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको जो टाइम लगेगा वो कम ही लगेगा, राइट, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, ओके। तो स्टूडेंट अगर एफिशिएंसी की रेशो 3:1 है तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी ना। इसका रिवर्स कितना आ जाएगा, 1:3, ठीक है। ये टाइम की रेशो आई है ना। अगर जो अशोकन है वो 1 यूनिट टाइम लेता है तो जो नितिन है वो 3 यूनिट टाइम लेगा, ओके। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और एक्चुअल में दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 डेज। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 40 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 डेज, ओके।
तो अगर 1 यूनिट 20 डेज है तो यहाँ पे अशोकन कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट मतलब 20 डेज, और नितिन कितना टाइम लेगा, 3 यूनिट मतलब 60 डेज। ओके, पर हमें ये पूछा था कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। ओके, तो साथ में अगर काम करते हैं कितना टाइम लेंगे ये हमें बताना है। ओके, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है, ये हम कैसे बता सकते हैं, हमें वर्क लेना पड़ेगा सबसे पहले, या फिर आप इसको एज इट इज भी बता सकते हो। अगर ये 20 डेज ले रहा है, ये 60 डेज ले रहा है, ठीक है, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 60/4 दैट इज 15 डेज। ओके, तो स्टूडेंट ये पहले 10 क्वेश्चन थे जो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वेजेस के साथ रिलेटेड थे। ठीक है, आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ओके, तो इसी के ही साथ के क्वेश्चन आप और भी ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अगला हमारे पास टॉपिक है दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसमें ट्रेन्स हैं, ठीक है, उसमें बोट एंड स्ट्रीम है, सारा कुछ है। ठीक है, तो इसमें से भी हमारे पास जो है अप्रॉक्स जो है वो 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही सेकंड यूनिट से भी आए थे। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको याद होगा। एवरेज स्पीड जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में जाते हैं, आप खुद एक बार ट्राई करना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेन ट्रेवल 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर सभी डिस्टेंस को आप मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2500 प्लस 12 3700 प्लस 4200 आ जाएगा। ओके, एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो टोटल टाइम हमने निकालना है। ठीक है, फर्स्ट केस का टाइम कितना आएगा, 2500 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 500, टाइम कितना आ जाएगा 5 आवर्स, प्लस सेकंड का टाइम कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 400, टाइम कितना आ जाएगा 3 आवर्स। अगले केस में टाइम कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 250, टाइम कितना आ जाएगा 2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 420 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी ना। तो एवरेज स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन में चाहती हूँ कि साथ साथ आप एक बार ट्राई करें। देयर इज अ गैप ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन टू ट्रेन है ना। तो यहाँ पे कितना गैप है, 200 किलोमीटर का गैप है दो ट्रेन के बीच में, है ना। तो सपोज ये T1 ट्रेन है, ये T2 ट्रेन है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। मतलब कि अगर वो जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को ना, जैसे T1 ट्रेन इधर आ जाती है, T2 ट्रेन जो है वो इस साइड आ जाती है, जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो किसी एक स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर होता है ना। तो सपोज अगर आप ये वाला डिस्टेंस 110 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। अगर ये 110 है तो ये 90 है, तो ये टोटल 200 है। ठीक है, अब देखो जब क्रॉस करेंगे ना तो वो टाइम सेम होगा, सेम टाइम पे वो क्रॉस करेंगे ना, तो इसमें टाइम जो वो सेम होगा क्रॉस करने का। तो आप ऐसे ले सकते हो T1 इक्वल टू T2, टाइम सेम होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो सपोज इसकी डिस्टेंस 110 है, स्पीड हमें नहीं पता, S1 ले लो। ठीक है, सपोज इसकी डिस्टेंस 90 है, स्पीड हमें नहीं पता है, S2 ले लो। ठीक है, S1 रेशो S2 कितनी आ जाएगी, 11:9। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस आई इसी का रेशो ही आ जाएगा, राइट। 110 और 90 का रेशो ही स्पीड का रेशो हमारे पास आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले 14th क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है। ओके, तो दो ट्रेन्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, वो डायग्राम लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। ठीक है, मतलब जो स्लोअर ट्रेन में मैन बैठा है वो क्या फील करता है कि जो ट्रेन है वो पास कर रही है, पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। ओके, फास्टर ट्रेन, द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है, आपने लेंथ निकालनी है फास्टर ट्रेन में। ओके, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो मैन स्लोअर ट्रेन में बैठा है उसको फास्टर ट्रेन जो है पास करती है 8 सेकंड में, है ना। तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ओके, और फास्टर ट्रेन आपको पास कर रही है। ठीक है, देखो फास्टर ट्रेन जब आपको पास करेगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो उसकी खुद की लेंथ होगी। ठीक है ना, क्योंकि सपोज दिस इज यू और कोई ट्रेन आपको पास कर रही है, तो आपको पास करते टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जितनी उसकी खुद की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ, है ना। तो ट्रेन की लेंथ मतलब फास्टर ट्रेन की लेंथ। ओके,
टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड इसमें कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्पीड रिलेटिव स्पीड लोगे, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं तो प्लस होगी। 45 प्लस 36 कितना होता है हमारे पास, 51, 61, 71, 81 हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना, 8 सेकंड। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी फास्टर ट्रेन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, आप खुद ट्राई करना। ट्रेन फर्स्ट की लेंथ कितनी है, 300 मीटर। सेकंड ट्रेन की लेंथ दे रखी है 200 मीटर। ओके, और जो सेकंड ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है ए को किस स्पीड से, इतनी स्पीड से। ठीक है, ट्रेन ए क्रॉसेस कार ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो ट्रेन ए जो है वो क्रॉस कर रही है कार को, वो कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने ये निकालना कि टाइम कितना लगा ट्रेन ए को उस कार को क्रॉस करने में, और वो जो दूसरी ट्रेन को उसको क्रॉस करने में, है ना, और ट्रेन ए की भी स्पीड हमें दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया हुआ है। ओके, तो आपको पता है कि हम जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम प्लस करते हैं, जब सेम डायरेक्शन होती है माइनस करते हैं ना, तो ट्राई करना इसको आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास ये रहा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। लोनावला एंड खंडला आर टू स्टेशन 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर ये अपार्ट है। इसको एल लेते हैं, इसको के लेते हैं। तो एक ट्रेन जो है वो यहां से आती है एंड मूव्स टुवर्ड्स दिस एट द रेट ऑफ दिस। Okay, and after 2 hours another train start from this at the rate of this. Okay, देखो ये दूसरी ट्रेन जो 2 आवर के बाद आ रही है, मतलब जो फर्स्ट ट्रेन है वो 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 25 किलोमीटर उसकी स्पीड है 1 आवर की, तो 2 आवर में वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगी। मतलब अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 550। ठीक है, सेम टाइम का डिस्टेंस लेना होता है। तो आपने बताना हाउ फार फ्रॉम द लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर, है ना, कितने टाइम पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये आपने बताना है। टाइम आपने जो है वो डिस्टेंस बताना है आपने, है ना। पहले टाइम निकालना पड़ेगा आपको। टाइम क्या आएगा इसमें, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 550। रिलेटिव स्पीड कितनी है, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, रिलेटिव स्पीड 35 प्लस 25 60, 0 से 0 कैंसिल, ये टाइम आ जाएगा आपके पास 55/6। तो 55/6 जो टाइम है, ओके, जो आर में है, इसमें इस पहली वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ 229.16 है ना, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, उसमें 50 और ऐड कर देंगे आप। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारे पास इसमें होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है, राइट। तो जब वो क्रॉस करेंगे ना, तो लोनावला से डिस्टेंस कितना होगा, ओके, लोनावला से डिस्टेंस कितना होगा, 279.166 किलोमीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes one revolution in 2 minutes. Okay, what is the average speed of the cyclist? Cyclist की average speed आपने निकालनी है। मैंने आपको बताया average speed कैसे निकालते हैं, total distance upon total time. Total distance उसमें कितना आएगा, देखो circular track है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक वो मूव कर रहा है और उसने एक रेवोल्यूशन 2 मिनट में कवर किया। टोटल टाइम उसने कितना लिया, 2 मिनट। एक रेवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आर आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, यूज कीजिए वैल्यू को। ठीक है, आंसर निकालिए, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई आर और टाइम कितना है 2 मिनट। इसको सॉल्व करें, आंसर निकालें। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, ओके, और मुझे आंसर बताएं आपका कितना आंसर आ रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेन्स हैं पैरेलल लाइंस पे हैं, इन द सेम डायरेक्शन पे हैं। फर्स्ट की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो फास्टर ट्रेन है वो क्रॉस करती है मैन को इन द सेकंड ट्रेन इन 36 सेकंड, है ना। तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है कि एक फास्टर ट्रेन जो है वो सेकंड ट्रेन में जो बैठे हुए मैन है उसको 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो फास्टर ट्रेन ने उस मैन को क्रॉस करते टाइम कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, है ना। टाइम क्या होता है, लेंथ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों की माइनस होगी क्योंकि ऑपोजिट सेम डायरेक्शन है ना। यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे टाइम कितना है 36। ठीक है, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास ये है, तो ये भी हमारे पास रेसिस के साथ जो है वो चैप्टर उसके साथ बेस है कि 100 मीटर रेस है हमारे पास। शाम जो है रन्स एट 1.66, शाम की स्पीड दे रखी है, एंड शाम जो वो सुजीत को 4 मीटर का स्टार्ट देते हैं। स्टार्ट देना मतलब कि वो 4 मीटर जो है, जो सुजीत है उसके 4 मीटर आगे खड़े हैं ना, सुजीत यहाँ पे है, शाम यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे आप डिस्टेंस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना, सुजीत के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। बट शाम के लिए डिस्टेंस कितना होगा 100, क्योंकि उसको तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो शाम ने फिर भी उसको 12 सेकंड से बीट कर दिया, ठीक है ना। ओके, बीट करने का मतलब 12 सेकंड से कि अगर शाम ने टी टाइम में कवर किया होगा डिस्टेंस, तो जो सुजीत है उसने 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। मतलब दोनों के बीच के जो टाइम का गैप है वो 12 सेकंड का आएगा, है ना। टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो फर्स्ट ने ज्यादा टाइम लिया होगा ना, तो फर्स्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 96, उसकी स्पीड हमें नहीं पता सुजीत की, माइनस सेकंड ने कितनी डिस्टेंस की कवर की 100 और उनकी स्पीड कितनी है 1.66। ओके, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 12 सेकंड, तो इसको 12 लिख दोगे, है ना। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है ना। हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। ओके, आपको ये पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक नंबर दूसरे का कितना परसेंटेज है ना, वो भी इसमें आ जाएगा। रेशो का पता होना चाहिए, डिफरेंस निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं कुछ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपको अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना आना चाहिए ना। अप्रोक्सीमेशन होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ठीक है, बट उसके आसपास ना। पर क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको फुली सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा आइडियल करना होता है कि हाँ इसका आंसर ये आ सकता है ना, और वो ऑप्शन में आपको दिख रहा है उसके आसपास, तो वहां पे आप टिक कर सकते हो ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीजें होगी। सबसे पहले रेशो आपको पता है कैसे निकालते हैं ना, परसेंटेज का थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सपोज आप एक दिन जो है वो 4 आवर्स पढ़ते हो, अगले दिन आपने 5 आवर्स पढ़ा, ठीक है। पहले दिन आपने 4 आवर पढ़ा, दूसरे दिन आपने 5 आवर्स पढ़ा, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया आपके पढ़ने में, ठीक है। पहले 4 आवर पढ़ा, अब 5 आवर पढ़ा, परसेंटेज में बताना है कितना इंक्रीमेंट आया, है ना। देखो नंबर में तो कितना इंक्रीमेंट आया 1 आवर, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप न्यूमिरेटर में क्या लिखोगे कि कितना आप इंक्रीमेंट आया ना, 4 से 5 हुआ, कितना इंक्रीमेंट आया 1 का, ठीक है। और हमेशा आप कंपेयर करते हो प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है। तो ये जो 1 का इंक्रीमेंट आया ये 4 की रिस्पेक्ट में आया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आप 4 लिखोगे, इनटू किससे कर देंगे 100 से। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 25%। 25% जो है वो इंक्रीमेंट आया आपके पढ़ने की टाइमिंग में, राइट। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। अगर डिक्रीज पूछ ले, ठीक है, मतलब आप सपोज एक दिन 5 आवर पढ़े और अगले दिन आप 4 आवर पढ़े, तो कम हुआ ना, राइट। नंबर में कितना कम हुआ 1 आवर, बट अगर हमने परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में ये कितना कम हुआ, तो 5 से 4 हुआ, न्यूमिनेटर में क्या लिखते हैं कितना कम हुआ 1 कम हुआ, किससे, ठीक है ना, प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस कितना था 5 से 1 कम हुआ, ऊपर 1 कम नीचे प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसको परसेंटेज में निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है, ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सपोज यहां पे मैंने नंबर लिया कोई 5, ठीक है, और दूसरा मैंने नंबर ले लिया 20, और मैं आपसे पूछूं 5 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, ठीक है ना, 20 का वो कितना परसेंट है, तो ये कैसे हम निकालेंगे, 5 को लिखेंगे न्यूमिनेटर में, 5 किसके रिस्पेक्ट में पूछा है 20 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो 5 वो 20 का कितना परसेंट है, 5/20 इंटू किससे कर देंगे 100, ठीक है। तो 5 20 का कितना परसेंट है 25% है। 25% कितना होता है 1/4, 5 जो है वो 20 का 1/4 ही है, ठीक है, परसेंटेज में 25%, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एवरेज आपको निकालनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस निकालना आना चाहिए, रेशो के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक और मेन बात, ठीक है, एक बार मैं ये चीजें रब कर दूं,
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट बाद फिर मैं आपको ये पॉइंट बताती हूँ कि जैसे अगर अभी हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है ना, जैसे पाई चार्ट के क्वेश्चन काफी आए थे, पिछली बार भी पाई चार्ट के क्वेश्चन काफी आए थे ना। पाई चार्ट थोड़ा सा लाइक पॉपुलर लगे से क्वेश्चन जो है ज्यादा आ रहे हैं ना, तो पहले हम उसको ही डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आप देखो एक चीज आपको इसमें बतानी है कि पाई चार्ट में, राइट, पाई चार्ट क्या होता है, जैसे सर्कुलर फॉर्म में आप डेटा लिखते हो ना, तो सपोज हम कोई भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये हम इस फॉर्म में लेंगे, राइट। ठीक है, सपोज ये 15% है, ये मेरे पास सपोज 20% है, ठीक है, ये मेरे पास 35% है, और ये मेरे पास 30% है। तो स्टूडेंट हमेशा इसका जो टोटल है वो 100% होगा। ठीक है ना, परसेंटेज में अगर ये दे रखा है आपको पाई चार्ट में, टोटल ये कितना होगा, 100%, अगर परसेंटेज में दे रखा है। बट अगर ये डिग्री में दे रखा है, ठीक है ना, किस में दे रखा है, डिग्री में, तो आपको पता है कि सर्कल का जो कंप्लीट डिग्री है, कंप्लीट एंगल है, वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होगा ये डिग्री में, है ना। अगर डिग्री में देखा, सपोज यहाँ मैं 50 डिग्री ले रही हूँ, यहाँ भी मैं सपोज 50 डिग्री रैंडमली मैं ले रही हूँ, है ना, रैंडमली। ठीक है, सपोज यहाँ भी मैं 180 डिग्री ले रही हूँ, है ना। तो अभी कितना हो गया, 180, 280 हो गया। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 40 डिग्री ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 40 डिग्री ले रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो टोटल है वो मेरे पास कितना आएगा, डिग्री में कितना आएगा टोटल, 360 डिग्री। ओके, और परसेंटेज में कितना टोटल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो हमसे ना पूछते हैं क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल बताओ। सेंट्रल एंगल होता है कि आपने ये डिग्री की फॉर्म में बताना होता है कि आंसर कितना आया, है ना। इसको आप कैसे बताओगे, आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आप ये बोल सकते हो कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगी, है ना, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम। 100% 360 डिग्री होगा। ओके, तो 1% कितना होगा, ठीक है, आराम से आप बता सकते हो 1% कितना होगा, 3.6 डिग्री हो जाएगा 1%, है ना। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 36/10। 36/10 कितना होता है, 18/5। ठीक है ना, तो 1% हो जाएगा 18/5 डिग्री या फिर 3.6 डिग्री। तो स्टूडेंट कई बार आपसे पूछ लेता है कि 10% का सेंट्रल एंगल बताओ, तो आप बता सकते हो आराम से। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल मतलब आपने उसको डिग्री में बताना है। ठीक है, तो 1% अगर 3.6 डिग्री है, 10% कितना होगा, 36 डिग्री, है ना, बिल्कुल सिंपल, राइट। आपने बताना है कि 15% डिग्री में कितना होगा, ठीक है, 15% का सेंट्रल एंगल कितना होगा, 1% का कितना, 3.6, 10% का कितना है, 36। ठीक है ना, आपने 15% का निकालना है, तो 5% का और ऐड कर देंगे ना, इसका 5%, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, तो 36 प्लस 18, ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ठीक है, बस ये नॉर्मल है, आपको परसेंटेज जो आपको दी हुई है उसको आपको डिग्री में निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें होगी। ठीक है ना, ये हमने मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है ना, पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन देके डरना नहीं है कि क्या बड़ी सी डायग्राम दे रखी है, क्या करना है। क्वेश्चन इजी होता है ना, क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो, ठीक है, क्वेश्चन रीड करें, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिश बुक। ठीक है, एक बुक को पब्लिश करने में जो खर्चा आया उसको परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है ना, कि प्रिंटिंग कॉस्ट 20% आई, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो 10% आई, पेपर कॉस्ट 25% आई, बाइंडिंग करना जो है उस पर 20% हुआ, रॉयल्टी पे 15%, है ना, प्रमोशन कॉस्ट कितनी आई, 10%, राइट। तो आपको सिंपल पाई चार्ट में परसेंटेज वाइज जो है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, वेरियस उसके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं ना, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ गया, ये है। बस क्वेश्चन रीड करना है, उसका मतलब समझना है, आंसर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 30,600। ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है, 20%। ठीक है, स्टूडेंट डेटा इंटरप्रिटेशन में ना आपको कंपेयर करना आना चाहिए, है ना। एक चीज आपको परसेंटेज में दे रखी है, एक चीज आपको एग्जैक्ट नंबर में दे रखी है, दोनों को कंपेयर करना है आपने। ठीक है, दोनों सेम यूनिट है, दोनों को कंपेयर करना, राइट। यहाँ पे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, है ना, रॉयल्टी पे कितना अमाउंट है ये आपको पता करना है। तो उसमें गिवन क्या है, 20% 30,600 है,
ठीक है ना। 20% जो है वो कितना है स्टूडेंट, 30,600। ओके, आपको ये बताना है रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना परसेंट है, 15%, 15% की वैल्यू बतानी है ना। ओके, बिल्कुल सिंपल, 20% 30,600 है तो 15% कितना होगा, ठीक है ना, 15% कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है ना। एक तो जो बेसिक तरीका है वो क्या है कि 20% अगर इतना है, ओके, तो 1% कितना होगा, अगर 20% हमारा इतना है तो 1% हमारा कितना होगा, 30,600 को डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 1530। 1% कितना आ जाएगा, 1530, है ना। कैसे, ये जो 20 है इसको हमने डिवाइड कर दिया 30,600 से, है ना। 1% अगर 1530 है, क्या हम 15% निकाल सकते हैं, इसका 15 टाइम्स निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर देंगे, 1530 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 1530 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कितना आंसर आएगा देखिए। ओके, आप इसमें देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें सभी। 1530 को मल्टीप्लाई करें आप 15 से। ओके, चेक करें आपका आंसर जो है कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आएगा इसमें, ऑप्शन ये वाला है ना, 22950। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है ना। देखो ये क्वेश्चन कितना टफ था, राइट, बिल्कुल आपने कंपेयर किया चीजों को, ठीक है ना। तो चीजों से इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। सेंट्रल एंगल आपने बताना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी कितनी है, 15%, है ना। अभी हमने निकाला, कई बार तो आपको याद ही हो जाएंगे ना, आपको पता है 1% कितना होता है, 3.6 डिग्री। ओके, तो 15% कितना होगा, राइट, ये तो आपको याद भी हो गया होगा। 1% 3.6 है, 10% कितना होगा, 36। ओके, और इसमें 5% और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 5% कितना होगा, 18। 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। ओके, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1% हमने फ्रैक्शन में बताया था आपको, 18/5 होता है, और हमने 15% निकालना है तो उसको 1% को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ओके, तो जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है ना, सेंट्रल एंगल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, सेंट्रल एंगल आपको हमेशा जो है वो पूछा जाता है। ओके, इसी में अगर आपने प्रिंटिंग का निकालना हो सेंट्रल एंगल, है ना, तो ये भी मुझे आप बता सकते हैं कितना आएगा, प्रिंटिंग का कितना आएगा इसमें, 20% की वैल्यू बतानी है ना। 10% कितना है, 36। 20% कितना आ जाएगा, 36 का डबल 72। बाइंडिंग का भी कितना आ जाएगा, 72। पेपर कॉस्ट 25%। ठीक है ना, 25% की वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे। 100% कितना होता है, 360 डिग्री। 25%, 25% मतलब इसका 1/4, इसका जो है 1/4 कितना होगा, ठीक है ना। इसको अगर डिवाइड कर दे 4 से तो ये कितना आएगा आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी। कॉस्ट प्राइस से जो प्राइस है बुक का वो 20% ज्यादा मार्क किया गया है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज्यादा मार्क किया ही जाएगा, जितना कॉस्ट लगी उससे उतना ही थोड़ी होगा, राइट। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज 180, मार्क प्राइस कितना है, 180। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, है ना, मतलब कितनी कॉस्ट आई पेपर की, है ना, पेपर कॉस्ट आपने निकालनी है। पेपर कॉस्ट बुक की कितनी आई, 25%। ओके, तो पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, ये तो मार्क प्राइस है, ये तो जिसपे बिक रही है, जितनी कॉस्ट लगी वो पहले निकालना पड़ेगा ना। ओके, और आपको यहाँ पे दे रखा कि जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है सीपी से। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिख सकते हो कि सीपी, सपोज आपका सीपी है, सीपी का 120%। 120% मैंने क्यों लिया, क्योंकि 20% ज्यादा, सीपी का 20% ज्यादा किसके बराबर है, एमपी के, राइट। 120% ऑफ सीपी इज एमपी, और एमपी कितना है, 180, तो यहां से सीपी आपका निकल जाएगा, राइट। यहां से सीपी आप निकाल सकते हो 120, इसको 60 के टेबल में कैंसिल करो।
ठीक है ना। सीपी आपका देखिए कितना आ जाएगा, दैट इज 150। ओके, तो कॉस्ट जो बुक की है वो कितनी है आपके पास, 150। आपने पेपर कॉस्ट निकाली है, पेपर कॉस्ट कितनी है, 25%। 150 का 25% कितना होगा, 150 का 1/4 कितना होगा, 150 का पहले तो हाफ निकालिए, 75। 75 का हाफ निकाल दीजिए ना। देखो चीजों को ब्रेक करके आप किया करो, 150 का हाफ 75, 75 का हाफ 37.5। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें जो हैं वो क्लियर है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। ठीक है, देखो ये परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब आपने परसेंटेज में बताना है कि जो रॉयल्टी जो कॉस्ट है वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितने परसेंटेज कम है। ठीक है, रॉयल्टी कितनी है 15%, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 20%। 15% है 15 ले लो, 20% है 20 ले लो, क्योंकि जब आप परसेंटेज में निकालते हो ना तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, है ना। ठीक है, आपने बताना 15, 15 जो है वो 20 से कितना कम है परसेंटेज में। स्टार्टिंग में हमने अभी डिस्कस किया था ना कि 15 20 से कितना कम है। ऊपर क्या लिखोगे, जितना कम है, कितना कम है, 5 कम है ना। 15 20 से कितना कम है, 5 कम है। 5 कम किससे है, 20 से। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर कर रहे हैं, इनटू किससे कर देंगे, 100 से। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 25%। ओके, तो रॉयल्टी जो कॉस्ट थी वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितनी कम है, 25%। तो अभी आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बाइंडिंग कॉस्ट, ठीक है ना, बाइंडिंग कॉस्ट पेपर कॉस्ट से कितनी कम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। 20 जो है वो 25 से कितना कम है, कैन यू टेल मी। ठीक है, बिल्कुल, ग्रेट। तो 20 जो 25 से कितना कम है, 20 ऊपर क्या लिखना है, जितना कम है, 5 कम है किससे, 25 से। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में। ओके, देखिए क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें, क्या है क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 टाइप ऑफ आइसक्रीम्स। 5 तरह के आइसक्रीम जो है वो अवेलेबल है आइसक्रीम पार्लर में। ठीक है ना, आइसक्रीम पार्लर में टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी है, 550। तो स्टूडेंट हमारे पास किस किस टाइप की आइसक्रीम है, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कैरेमल एंड रास्पबेरी। ओके, वेनिला कितनी है, 22% जो है, ठीक है ना। चॉकलेट 32%, स्ट्रॉबेरी 16%, कैरेमल 12%। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्वेश्चन को आपने देखना है पूछा क्या है। द नंबर ऑफ फीमेल्स हु परचेज्ड वेनिला आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम जिन्होंने परचेज की है वुमेन्स, इज 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु परचेज द सेम फ्लेवर्ड आइसक्रीम। है ना, मतलब वेनिला की ही बात हो रही है मेल्स और फीमेल्स में ना, कि जो फीमेल्स हैं जिन्होंने वेनिला आइसक्रीम परचेज की वो 21 ज्यादा है। ठीक है ना, फीमेल्स जो हैं वो 21 ज्यादा हैं मेल से। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु परचेज्ड वेनिला आइसक्रीम। स्टूडेंट वेनिला टोटल कितने परचेज की, 22% ने। 22% किसका, टोटल का। सभी मुझे बताएं 22% ऑफ 550 कितना आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड आपने बढ़ानी है, राइट। 5 पे इसको कैंसिल करें, 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 121। ठीक है ना, तो टोटल वेनिला जिन्होंने आइसक्रीम परचेज की है दैट इज 121। ओके, तो इसमें फीमेल्स 21 ज्यादा है मेल से। तो सपोज नंबर ऑफ मेल्स है x, तो फीमेल्स कितनी होंगी, x प्लस 21, और इनका टोटल कितना आ जाएगा
121। क्या हम x निकाल सकते हैं? इसमें हमने फीमेल्स जो है वो निकालनी है, क्योंकि फीमेल्स कितनी, मतलब हमने पहले तो x निकालेंगे फिर उसमें 21 ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये फीमेल्स जो है जिन्होंने आइसक्रीम परचेज की है। तो कितना आ जाएगा आंसर? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 100। x कितना आ जाएगा आपका? 50। 50 मेल्स हैं जिन्होंने आइसक्रीम वेनिला जो है वो परचेज की है, तो फीमेल्स कितनी आ जाएंगी? 21 ज्यादा, मतलब 71। गॉट इट? इस तरीके से ना, तो इस तरीके से आपको कैरेमल का भी सपोज पूछा जाए कि मेल्स इतनी ज्यादा हैं फीमेल्स है ना, तो कंपेयर कर सकते हो। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन में यही आपका अलजेब्रा की आपको इक्वेशन बनानी है उस चीज की, ठीक है ना, आपको कंपेयर करना है, राइट, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल आपने निकालना है चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम, ठीक है, 32%। सभी मुझे बताएं 32% डिग्री में कितना होगा? ओके, 1% जो है वो कितना होता है? इसका पॉइंट में आंसर आएगा। 1% कितना होता है? जहां तो 3.6 डिग्री, जहां फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 18/5 डिग्री। तो 32% डिग्री में कितना होगा? देखिए ट्राई करें सभी। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ओके, इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो आपको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना है, रखे राइट, है ना। तो ये आप निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? रेशो का। फाइंड द रेशो ऑफ टोटल रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सोल्ड। तो टोटल कितना है इसका? रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी टोटल कितना है परसेंटेज में? 18% प्लस 16%, 34%। 34 ले लीजिए। टू द टोटल चॉकलेट एंड वेनिला, चॉकलेट इतनी है, वेनिला इतनी है, टोटल कितना आ जाएगा? 54। तो 34:54 निकालनी। मैंने परसेंटेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों में आ रहा है, ऑफकोर्स कैंसिल ही होगा, है ना। तो जितना आप सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल आपने करना है। 34/54 क्या आ जाएगा रेशो में? 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 27। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो रेशो वाला क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, ठीक है, तो उसमें तो सिंपल आपने कैंसिल करके रेशो बतानी है ना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें आपको कुछ एवरेज जो वर्ड है वो दिख रहा है। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रास्पबेरी एंड वेनिला आइसक्रीम सोल्ड? एवरेज निकालनी है रास्पबेरी एंड वेनिला। रास्पबेरी कितना है? 18%, वेनिला कितना है? 22%। एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। 22% प्लस 18%, 40%। डिवाइड करेंगे जब 2 से, कितना आएगा? 20%। इन दोनों की एवरेज 20% आ जाएगी, ठीक है। एंड एवरेज नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी कितनी है? 16%, चॉकलेट कितनी है? 32%। एवरेज कितनी आ जाएगी? 32% प्लस 16%, 48%। 48% को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, कितना आएगा? 24%। ये एवरेज आ जाएगी। इनका डिफरेंस, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4%। इस 4% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको दीजिए, उसको जो है सॉल्व करके देखिए, है ना। आप कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसे करते हैं कि पहले हम एवरेज इनकी निकालते हैं नंबर में, है ना। नहीं, परसेंटेज में निकालिए, इसकी परसेंटेज में निकालिए, फिर डिफरेंस लीजिए, उसको फिर एग्जैक्ट निकालिए, है ना, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो मुझे जल्दी से बताएं 4% ऑफ 550 कितना होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आएगा इसमें? ठीक है, 22, ऑप्शन डी, राइट। तो इस तरीके से, है ना, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है और इसके भी एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अगर पढ़, यहाँ पे 2019 है, ठीक है। द गिवन पाई चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ समर कैंप इन May 2019. 300 students attended the summer camp and every child was allowed to opt only one activity for the camp.
ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी है? कंप्यूटर ले सकते हैं, स्विमिंग है, योगा है, पेंटिंग है, डांस है एंड म्यूजिक है। कंप्यूटर 17% चाइल्ड ने लिया, 13% स्विमिंग, योगा, ठीक है ना, ये सारा आपको दिया हुआ है ना। तो आपने रीड कर लिया क्वेश्चन है क्या। अब इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग is how much less than total number of children who opted music and dance। तो योगा एंड पेंटिंग के कितने हैं? योगा है 18%, पेंटिंग है 12%, टोटल कितना आ जाएगा? 30%। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक के कितने हैं? 24%, डांस के कितने हैं? 16%, टोटल कितना आ जाएगा? 40%। इनका डिफरेंस आपने बताना है। इसका डिफरेंस परसेंटेज में डिफरेंस क्या आएगा? 10%। ठीक है, 10% की वैल्यू आपने बतानी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300, तो 10% 300 का कितना आ जाएगा? 30। ओके, तो आप इसको भी फाइनल में निकालिए। फाइनल में जो परसेंटेज आई ना उसको निकालिए ना। कई बार हम क्या करते हैं, पहले 40% इसका निकालेंगे, 40% ऑफ 300 है ना, वो कुछ नंबर आएगा, फिर 30% ऑफ 300, फिर वो कुछ नंबर आएगा ना, ऐसे फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन को हमने सिंपल बनाना है जितना हम बना सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2018 हम ले सकते हैं। ओके, तो 30% बड़ा इसमें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु केम फॉर द कैंप इन May 2020 if the total number of children increased by 30% as compared to May 2018। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो आप 2018 है ना, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो यहाँ पे 300 थे, 30% बढ़े। ठीक है, 30% बढ़े। इसका 30% कितना होगा? 300 का 30% कितना होता है? 300 का 10% होता है 30, तो 30% इसका 90 हो जाएगा। 90 बढ़े तो कितने आ जाएंगे इसके? 390। बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस वैल्यू को इंक्रीमेंट के साथ या डिक्रीमेंट के साथ आपको दिए होते हैं ना, तो आपको ऐसे करने होते हैं। राइट, सेंट्रल एंगल आपने निकालना है डांस का। डांस कितना है? 16%। क्या 16% का आप सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं? कितना आएगा? आपने अभी देखा था कि 15% का कितना था? 54। 15% में 1% का अगर ऐड कर दें, 1% आपको पता है कितना होता है? 3.6। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 57.6 है ना। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से आपने चीजों को सिंपल बनाना है। ओके, ये इसमें आप एवरेज निकाल लोगे आराम से। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएं सभी, कितना आ रहा है आंसर सभी का? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले परसेंटेज में निकाल लो, फिर फाइनल आंसर निकालना है। स्विमिंग, योगा, म्यूजिक, स्विमिंग, योगा, म्यूजिक, सबकी परसेंटेज एवरेज निकालनी है। तो पहले परसेंटेज में एवरेज निकाल लो, सबका सम कर दो, डिवाइड कर दो 3 से। तो 24 प्लस 18 कितना होता है? 42। 42 प्लस 13 कितना होता है? 55। 55% बाय 3। ठीक है ना, ये एवरेज आएगी ना, 3 से डिवाइड क्यों किया? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 55/300 है ना। ये जो परसेंटेज है इसको मैंने ऐसे, मतलब नीचे हमने इसको 3 से 3 को 100 से डिवाइड कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गई। ये हमने निकालनी है 55% बाय 3। 55/3% जो है वो निकालना है 300 का, है ना। 300 क्योंकि 300 टोटल है, क्योंकि नंबर में वैल्यू बतानी है ना, ऑफ 300। कितना आ जाएगा आंसर? 55। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप इसको डिवाइड कर देते पहले है ना, तो वो क्या हो जाता है, फिर पॉइंट में चला जाता है ना। तो 55/3 को ऐसे ही रहने दिया हमने, जो परसेंटेज थी उसको हमने ओपन कर लिया और सीधा हमने इसका 300 का इतना परसेंट निकाल लिया, है ना। सिंपल हो गया क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ओके, और मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, इसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना। उसमें मैंने पाई लाइन चार्ट जो है, ठीक है, वो सारी चीजें भी डिस्कस की हुई हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो आपको डाल दूंगी। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट की वो वीडियोस हैं, ज्यादा लंबी मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ, है ना, ताकि आपका इतना टाइम नहीं कि आप वीडियो ही देख रहे हो सारा दिन, है ना। मतलब थोड़ी सी आपको आइडिया लग जाए, है ना, कि कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को। ओके,
क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिखते हैं ना, जब बिल्कुल लास्ट होता है, तो आप उनको ट्राई करके, ठीक है, अगर क्वेश्चंस आते हैं राइट, सॉल्व करके अच्छे नंबर जो है वो आपके आ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चंस करते हैं हम, इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके, एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमें ये बताना है कि इस डाइस को अगर क्लोज कर दिया जाए तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा बी आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज ये है कि जो ऑपोजिट फेसेस है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये जो ओपन डाइस आपको दी हुई है इसके आप ऑपोजिट फेसेस जो है वो देखिए, है ना। देखिए ये जो है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले ऑपोजिट लिख लीजिए ना, ऑपोजिट हमेशा छोड़ के आते हैं एक फेस, इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, राइट। और ये जो नीचे व्हाइट है इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, देखो ये जो ऊपर फिगर है, ठीक है ना, ये सारी ज्वाइन होके, ये चारों हिस्से ज्वाइन होके, ये वाला ये वाला ये वाला, ये मेरे पास एक फिगर बन जाएगी ना। और ये बनेगी कैसे, ठीक है ना, ये बनेगी कैसे, आप इसमें देख पा रहे हो कि ये ना इसके ऊपर आएगी फिगर, है ना, इस वाले पार्ट के ऊपर आएगी, और ये ब्लैक पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा, ओके। ये वाला जो ब्लैक है ये इस साइड हो जाएगा, मतलब ये ऐसे पूरा हाफ जो है वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि दो हिस्से ब्लैक हैं, ठीक है। और ये जो दोनों व्हाइट हैं ये हमारे पास इस साइड आ जाएंगे, तो ये इस तरीके की फिगर बनेगी ना। तो मेरे पास जो ये है, ठीक है, फुली व्हाइट, इसका जो ऑपोजिट है वो मेरे पास ऐसे आ जाएगा, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब हमने कीप इन माइंड वन थिंग कि ऑपोजिट फेस एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से, देखो ये वाले दो फेस तो है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास ये एक ही फेस है, तो ये दो कैसे आ सकते हैं, है ना, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप देखिए ये वाला फेस, ये फुली ब्लैक तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो है जहां तो सेकंड होगा, जहां ऑप्शन भी पेयर में दे रखे हैं ना, सेकंड एंड थर्ड होगा। और इसको आप देख भी सकते हैं ये ऐसा क्यों होगा, इन दोनों में से ये लिया हुआ हमने, ठीक है। अगर इस ऑप्शन की बात करें, इन दोनों में से सपोज हमने ये लिया हुआ और इन दोनों में से हमने ये लिया हुआ है, तो जो भी ऑपोजिट फेसेस हैं उनमें से हमने एक एक जो है वो लिया हुआ है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है। अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में भी जो दो दो ऑपोजिट है उनमें से हमने एक एक लिया हुआ है, जैसे इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, इसमें से ये ले लिया, तो सेकंड थर्ड इसमें सही होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, ओपन डाइस से रिलेटेड है। ये जो है डाइस हमारे पास ओपन डाइस है, हमने इसको जब क्लोज करना है तो हमें ये देखना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें सही आएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसके ऑपोजिट फेसेस एक बार लिख लीजिए कौन से आएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला जो फेस है, ठीक है, इसका ऑपोजिट ई वाला आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं कि जो ये वाला फेस है हमारे पास, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फुली व्हाइट का ऑपोजिट मेरे पास ये आ गया, और जो ये वाला फेस है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसके ऑपोजिट ऐसे लिख लोगे, ओके। अब देखिए, कीप इन माइंड ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते, ऑपोजिट फेस कभी भी टुगेदर नहीं हो सकते। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में जो देखो तीनों व्हाइट है ना, तो तीनों व्हाइट है, मतलब कि सपोज यहां से इन्होंने एक ले लिया, इन दोनों में से सपोज इन दोनों में से एक ले लिया, ठीक है। हाँ फर्स्ट हो सकता है, सॉरी, है ना, फर्स्ट इन दोनों में से एक ले लिया, सबका एक एक है ना, फर्स्ट फिगर इज पॉसिबल, सॉरी, फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हमारे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्योंकि इसमें वन आ ही नहीं रहा, वन हमारी पॉसिबिलिटी है बट इसमें आ ही नहीं रहा ना। तो ऑप्शन जहां तो हमारा ए होगा जहां फिर हमारा सी होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इस बात को, ये जो हाफ ऑफ ब्लैक है ना, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक है, ठीक है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये सेकंड फिगर नहीं आ सकती, ये कभी भी ऐसे नहीं आएंगे कि साथ में अटैच है, इनके बीच में कुछ व्हाइट का गैप होगा, कुछ व्हाइट का इसमें गैप होगा। आप समझ पा रहे हैं, इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जब आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये व्हाइट पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ये व्हाइट पोर्शन इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच में दो व्हाइट का गैप होगा, तो ये फोर्थ फिगर पॉसिबल है, बट ये सेकंड फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपने बहुत ही स्मार्टली तरीके से चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑपोजिट डाइस से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के ऑपोजिट में कौन सा हमारे पास जो है, कितनी डॉट्स जो है हमारी होंगी, ओके। तो देखिए 3 डॉट्स हमें पता है कि जो ऑपोजिट है वो हम कैसे निकालते हैं, 3 डॉट्स हैं तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, एक फेस छोड़ के इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 डॉट वाला, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे पास ओपन डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप पहले इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको क्या आंसर इसका दे सकते हो। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ऑपोजिट फेसेस लिख लीजिए ना, तो इसका ऑपोजिट है ना, ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेती हूं। ठीक है, इसका ये जो फुली व्हाइट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा, फुली व्हाइट का फुली व्हाइट, और जो रिमेनिंग 2 बचे ये साइडों में, ठीक है, इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऑपोजिट कैन नॉट बी टुगेदर, जो भी फेसेस ऑपोजिट होंगे वो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें दोनों ऑपोजिट एक साथ आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए और कौन सा ऑप्शन इसमें कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इसमें देखो इन दोनों ऑपोजिट में सपोज हमने ये लिया है, फिर ये दोनों ऑपोजिट थे है ना, और ये दोनों साथ में ले लिए उन्होंने, जो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी अगर हमारे कैंसिल होगी, ऑप्शन हमारा पेयर में आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ही होगा हमारे पास ऑप्शन। ओके और आप इसमें देख भी सकते हो कि फर्स्ट क्यों है, क्योंकि सब ऑपोजिट में से एक एक हमने लिया हुआ है। ओके सभी ऑपोजिट में एक एक हमने लिया हुआ है, थर्ड में भी, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास ओपन डाइस है, हमने बताना है कि कौन सा आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसके ऑपोजिट लिखिए। ठीक है, और इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा, राइट। तो इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा मेरे पास, फुली व्हाइट का ऑपोजिट फुली व्हाइट। ठीक है, ये जो एक डॉट है इसका ऑपोजिट ये आ जाएगा व्हाइट। ठीक है, तो एक जो यहाँ पे डॉट है इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा, और ये जो साइडों में हमारे पास हाफ हाफ फिल्ड है ब्लैक। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट मेरे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। क्या फर्स्ट फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों ऑपोजिट में से सपोज हमने ये ले लिया, इन दोनों में से हमने ये ले लिया, इन दोनों में से ये ले लिया ना, फर्स्ट पॉसिबल है, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप सेकंड फिगर देखिए तो सेकंड भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से सपोज ये ले लिया, बाकी हमने व्हाइट वाले ले लिए। ठीक है, हमने एक एक लिया, दो दो तो लिए नहीं, राइट। थर्ड फिगर क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड फिगर भी जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। ओके और हमारे पास जो है फोर्थ फिगर भी पॉसिबल, तो इसमें सभी फिगर्स हमारे पास पॉसिबल है, कुछ भी इसमें नहीं लग रहा कि हाँ ये नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि ऑपोजिट क्या होंगे। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, सबसे पहले आपका यही काम है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें ये फुली व्हाइट लूं तो इसका फुली व्हाइट ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, फुली व्हाइट का फुली व्हाइट। ओके और ये फुली व्हाइट का ये इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, फुली व्हाइट का क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो ये जो बीच में स्क्वायर बना हुआ यहाँ पे है ना, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, ये दोनों फिगर जो आधी आधी है इधर इधर, ये ज्वाइन होके मेरे पास जो है ज्वाइन होके आ जाएंगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। ये हमने ऑपोजिट निकाली। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या आता है, राइट। तो क्या फर्स्ट फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? इसमें से हमने ये लिया है, इसमें से हमने ये लिया है, इसमें से हमने ये लिया है, फर्स्ट फिगर बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड फिगर क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसमें तीनों जो है वो फुली व्हाइट है, मतलब इन दोनों में से हमने कोई भी नहीं लिया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्या मेरी थर्ड फिगर पॉसिबल है? थर्ड फिगर में भी अगर देखें तो पॉसिबल तो है, बिकॉज इन दोनों में से सपोज हमने ये ले लिया। ठीक है ना, इन दोनों में से हमने इक्वल टू ले लिया, इन दोनों में से हमने ये ले लिया, राइट। तो थर्ड भी मेरे पास पॉसिबल है। क्या फोर्थ फिगर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। अगर आपको ऑपोजिट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो इसकी जो बेसिक वाली वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, वहां पे 5-10 मिनट की वीडियो में आप इसके ऑपोजिट जो है वो देख सकते हैं कि कैसे ढूंढने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो स्टूडेंट मैं आप चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। 7th क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब 1 ओनली आ रहा है, 2 ओनली आ रहा है, 1 एंड 3 ओनली आ रहा है, जब 1, 2, 3, 4 सारे आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करके मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ओके, तो ये भी वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन है। हमने जो ओपन डाइस है उसको देखना है कि इसके कौन सा हमारे पास बनेगा, है ना। हम अब देखो हमारे पास एक एक चॉइस है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, है ना, मतलब कोई एक ही राइट आंसर आएगा। तो सबसे पहले ऑपोजिट लिख लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या आएगा, ये एक छोड़ के। ठीक है, ये जो डॉट है इसका ऑपोजिट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में प्लस है इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, व्हाइट। ठीक है, और ये जो साइडों में है हमारे पास ये दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से। अब देखो ऑपोजिट साथ में नहीं हो सकते। क्या पहली फिगर जो है वो पॉसिबल है? क्या पहली फिगर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इसमें ये जो दोनों ऑपोजिट हैं एक साथ ले लिए, जो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी थर्ड फिगर भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ऑपोजिट एक साथ ले लिए हैं। ओके, अगर हम सेकंड फिगर की बात करें, सेकंड एंड थर्ड की,
तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑपोजिट तो कोई भी साथ में नहीं लिया हुआ, जैसे ये भी इकलौता लिया हुआ, ये प्लस बी, ये भी, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आपको सेम लग रही है ना। कई बार ऐसे होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है कि जिसमें आपके पास दोनों फिगर्स जो है वो एक जैसी लगती है, फिर उससे में से हमने चूज करना है कि कौन सी होगी। तो उसमें फिर आपने ना अपना दिमाग जो है वो पूरा खोल के इसमें देखना है कि जैसे ये हमारे पास ये फिगर है, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जब आप इसको क्लोज करोगे, राइट, तो आप इसमें से देख सकते हो कि कौन सा, अगर आप देखो प्लस को इधर रखते हो टॉप पे, ठीक है, प्लस को अगर आप टॉप पे रखते हो तो आपके पास क्या होगा कि इधर वाली साइड जो है हम ये ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये वाली फिगर हम ले सकते हैं इस साइड, ठीक है। और जो प्लस है उसको हम ऐसे मोल्ड कर सकते हैं ना। तो मतलब ये सेकंड फिगर पूरी बन रही है ना, क्योंकि देखो प्लस के एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है, यहाँ भी प्लस के एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है, ठीक है। प्लस के क्लॉकवाइज में ये फिगर आ रही है, यहाँ भी प्लस के क्लॉकवाइज में ये फिगर आ रही है, बट ये नहीं बन सकता ना, ये नहीं बन सकता। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ना पूरा रोटेट किया हुआ है, इसको पूरा प्लस जो है ये डॉट दूसरी साइड दिखा हुआ है ना। तो ये फिगर जो है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, आंसर हमारा 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें हमने क्या बताना है कि हाउ मेनी, इसमें ऑपोजिट बताना है ना, कि हमारे पास 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की, हमने बताना है कि 4 डॉट्स के ऑपोजिट कौन सी फिगर आएगी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया होता था शॉर्ट ट्रिक कि सबसे पहले ना आप ये देखिए इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, ठीक है ना। देखो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, 5 डॉट्स कॉमन है, ठीक है ना, 5 डॉट्स कॉमन है और 1 डॉट कॉमन है। एक तो ये 5 डॉट कॉमन है हमारे पास, एक मेरे पास ये 1 डॉट कॉमन है, ठीक है। जो भी कॉमन है 2 डॉट, 2 फेसेस, उसको कैंसिल कर दीजिए, और जो रिमेनिंग है वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। मतलब जो 4 डॉट्स है उसका ऑपोजिट क्या होगा, 2 डॉट्स, राइट। और आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको इमेजिन करें कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली डाइस यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन थोड़ा सा इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो जब आप इसको रखेंगे रोटेट करके सीधा करके, तो ये जो 4 डॉट्स है ये नीचे आएंगी बॉटम में, ठीक है। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 4। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमने 2 जो डॉट्स है उसका ऑपोजिट बताना है, और इसमें हमें 3 पोजीशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी 2 पोजीशंस आप ले सकते हो, है ना, ऐसे नहीं कि 3 पोजीशन आपको लेनी है। पोजीशन चाहे 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, आप कोई भी 2 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट और 2 पोजीशन लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट 2 पोजीशन अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या है, 6 डॉट्स, इसमें कॉमन क्या है, 6 डॉट्स। तो जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो कॉमन है यहां से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 डॉट्स आएगा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो 5 डॉट्स आएगा। मतलब 2 का ऑपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अगर हमने अगले भी ऑपोजिट ढूंढने हैं तो 2 के बाद अगले डॉट्स कितने हैं, 4, यहाँ पे 5 के बाद अगले डॉट्स कितने हैं, 1। तो मतलब 4 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास जो 2 नंबर बचे, ठीक है, 6 और 3, वो दोनों भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, ऑपोजिट, है ना, क्योंकि वही 2 बचे तो वही 2 ऑपोजिट होंगे। तो ये है इसमें तरीका कि जो भी कॉमन है, जो भी एक फेस कॉमन है वहां से स्टार्ट करना है आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने बताना है कि नंबर 2 का ऑपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है, नंबर 2 का ऑपोजिट आपने बताना है। तो आप इसमें कोई भी 2 डाइस ले लीजिए, आप सपोज फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हो, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हो। जब 2 कॉमन हो, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि 1 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, जब 2 पोजीशन में 2 कॉमन हो तो दोनों कॉमन को कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। मतलब नंबर 2 का ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही आएगा इसमें, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें देखो हमारे पास 4 पोजीशंस दे रखी हैं, हमने बताना है ऑपोजिट 2, ठीक है ना, ऑपोजिट द फेस शोइंग 2। कोई भी 2 डाइस ले लीजिए आप, ठीक है, राइट, कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं, हमने 2 का ऑपोजिट बताना है ना। तो मैं इसमें देख रही हूं कि मैं इसमें कौन सी 2 डाइस लूं, सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं। सेकंड एंड थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, यस और नो। तो जब भी 2 डाइस में 2 कॉमन आपको दिखे, दोनों कॉमन को कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर 2 पोजीशन में 2 कॉमन है, दोनों को कैंसिल कर दो, और अगर एक कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना है आपने ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, ठीक है, अ डाइस इज नंबर फ्रॉम 1 to 6 इन अ डिफरेंट वेज इफ 2 इज ऑपोजिट टू 3, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूं कि इसमें बात कैसे बनेगी।
ठीक है, ये हमारे पास है। नंबर 2 इज ऑपोजिट टू 3, तो 2 के ऑपोजिट ना, ये जो 3 है ये नीचे आएगा हमारे पास, 2 के ऑपोजिट, 2 के बॉटम में। 2 जो है वो 3 के ऑपोजिट है एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6। 2 किसके एडजेसेंट है? 4 एंड 6 के। तो इसका मतलब 4 एंड 6 यहां भी आ सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है 4 इधर आ जाए, 6 इधर, एडजेसेंट है ना, तो हमारे पास 4 इधर भी आ सकता है, 6 इधर भी आ सकता है, 4 इसके पीछे भी आ सकता है, कहीं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 एंड 6 आने की, ठीक है ना। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट होगी जो बिल्कुल ट्रू होगी, ठीक है ना। देखो 1 इज ऑपोजिट टू 5, उसने बोला पहला उसने बोला 1 इज ऑपोजिट टू 5, ठीक है। अब देखो 1 इज, अगर मैं सपोज 4 को इधर ले लूं, 6 को इधर ले लूं, तो मेरा 1 और 5 इधर आ जाएगा, पर इसमें ऑपोजिट तो आ नहीं रहा है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ऑपोजिट ही आएगा 5 के, नहीं, हमने वो बताना जो बिल्कुल, और 2 जो है वो 4 एंड 6 के एडजेसेंट है, तो 4 हमारा यहां भी आ सकता है, 6 हमारा यहां भी आ सकता है, तो 1 5 हमारा यहां भी तो आ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि 1 ऑपोजिट ही आएगा 5 के। 4 इज ऑपोजिट टू 6, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 जो 2 है वो 4 एंड 6 का एडजेसेंट है, तो 4 एंड 6 ऐसे भी आ सकते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो दोनों ऑपोजिट ही आएंगे, तो बी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तो सही होगा। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 जो है वो 2 एंड 6 के एडजेसेंट आएगा, ठीक है, मतलब 4 जो है 2 का भी एडजेसेंट होगा और 6 का भी एडजेसेंट होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 6 को यहां पे ले लूं और 4 को मैं इस साइड ले लूं, तो 4 2 का एडजेसेंट आ रहा है, 6 का नहीं, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला डी, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, जो 1 है वो 2 एंड 3 दोनों का एडजेसेंट होगा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 फेस ऊपर है, 3 जो है वो नीचे है, और हमारा जो 1 है, 1 जो है वो एडजेसेंट में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा 2 और 3 का एडजेसेंट होगा। जैसे सपोज 1 अगर यहां पे आ जाए तब भी वो 2 एंड 3 का एडजेसेंट होगा, 1 अगर यहां पे आ जाए तब भी वो 2 एंड 3 का एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट इसमें आपने क्या बताना है? विच सिंबल इज ऑपोजिट टू द एरो, ठीक है, एरो के जो ऑपोजिट हो उसको हमने बताना है। हमारे पास 3 पोजीशंस दे रखी हैं, हमारे पास सिंबल्स के फॉर्म में दे रखी हैं, हमने एरो का ऑपोजिट बताना है। तो कोई भी आप 2 पोजीशंस ले सकते हो, ठीक है। सपोज अगर मैं ये दोनों पोजीशंस ले लूं ना, अगर मैं y और z पोजीशन ले लूं, तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कॉमन क्या है। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, ये क्रॉस इसमें भी आ रहा है, ये क्रॉस इसमें भी आ रहा है, तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज आपने देखना है, ठीक है। तो यहां से क्लॉकवाइज इसका ये आ जाएगा स्क्वायर, यहां से इसका क्लॉकवाइज करेंगे तो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो ये स्क्वायर है जो शेडेड है, इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ये सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? ट्राइंगल। यहां पे नेक्स्ट कौन सा है? एरो। इसका मतलब ट्राइंगल का जो ऑपोजिट है वो क्या आ जाएगा? एरो। इसका मतलब जो एरो है उसका ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल। सो आंसर इज ट्राइंगल। ओके, इस तरीके से है ना, जो भी कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है दोनों पोजीशंस को देख के। जो इसका फर्स्ट आएगा क्लॉकवाइज से, जो इसका फर्स्ट आएगा क्लॉकवाइज से, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमने 3 डॉट्स का ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो कोई भी 2 पोजीशन ले लीजिए, हमने ये दोनों पोजीशंस ले ली। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 2 है मेरे पास, एक तो 4 डॉट्स कॉमन है, एक 4 डॉट्स कॉमन है, यहाँ पे 2 डॉट कॉमन है, 2 डॉट कॉमन है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 कॉमन है दोनों को कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेनिंग 2 फेसेस आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो जो 3 डॉट्स वाला फेस है उसका ऑपोजिट क्या होगा? 6 डॉट्स। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपने बताना है कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा। अगर 5 टॉप पे आता है तो बॉटम में क्या आएगा? तो मैं चाहती हूँ कि इसका आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है? अब देखिए एक चीज है जो स्टैंडर्डाइज होती है ना, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, जैसे जो हमारे घरों पे होती है, जैसे हम खेलते हैं लूडो वगैरह, ठीक है, या कुछ और, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिट फेस है उनका सम हमेशा 7 होता है। मतलब आप उसमें देखोगे कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है किसी फेस पे, तो उसके ऑपोजिट फेस में 6 होगा, ठीक है। अगर 2 लिखा हुआ है किसी फेस पे तो उसके ऑपोजिट फेस में 5 होगा। अगर 3 लिखा हुआ है किसी फेस पे तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। मतलब जो सम है वो हमेशा क्या होगा? 7 होगा। तो हमने इसमें बताना है कि फाइंड द फिगर विच इज करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस वो 7 होंगी, ठीक है। मतलब ऑपोजिट फेसेस में जो डॉट्स होंगी उनका सम 7 होगा, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है? नहीं। वाई? क्योंकि जो ऑपोजिट फेस का सम है 7, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वो एडजेसेंट, इसमें एडजेसेंट का आ रहा है, ये 6 है, ये +1 है ना, ये ऑपोजिट आना चाहिए, ये एडजेसेंट आ रहा है, फर्स्ट नहीं हो सकता। क्या सेकंड हो सकता है? ठीक है, सेकंड हो सकता है क्या? राइट, सेकंड से पहले हम इसको देखते हैं। क्या थर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 डॉट्स है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, ये सम जो 7 है ये एडजेसेंट बन रहा है, ये ऑपोजिट बनना चाहिए, एडजेसेंट नहीं। थर्ड भी नहीं हो सकता। और
ये फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 5 डॉट्स है, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, जो सम 7 है वो एडजेसेंट का बन रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज 2, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 3 डॉट्स है तो इसके बॉटम में कितनी डॉट्स आएंगी, 4 डॉट्स। यहाँ पे 1 डॉट है तो इसके ऑपोजिट में कितनी आएंगी, 6 डॉट्स। यहाँ पे 5 डॉट्स है तो इसके ऑपोजिट में 2 डॉट्स आएंगी। तो ये स्टैंडर्ड डाइस बनेगी हमारे पास, जिसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी हमने बताना है कि 1 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कॉमन क्या है इसमें। देखिए कॉमन क्या है, 2 डॉट्स, ठीक है। क्या कुछ और कॉमन है, नहीं। तो जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये कॉमन है, यहां से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलती है ऐसे, और यहां से क्लॉकवाइज पहला ये, मतलब 1 डॉट का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6 डॉट। आगे बढ़ेंगे, आगे 5 डॉट्स है, आगे 3 डॉट्स है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3। जो रिमेनिंग 2 है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4, राइट। तो हमें इसमें 1 का ऑपोजिट बताना था, सो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ओके। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें सम ऑफ ऑपोजिट फेस जो है वो 7 आता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन कौन सी डाइस को जब आप फोल्ड करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस बनेगी। तो आपको एक चीज रखनी है कि ऑपोजिट फेस का जो सम है वो 7 आना चाहिए। तो पहली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ऑपोजिट फेस 2 और 5 का तो 7 आ रहा है, पर 4 और 6 का नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 और 5 का इसमें 9 आ रहा है सम, ठीक है। इसमें ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ऑपोजिट फेस जो 5 और 3 है उसका, तो ऑपोजिट जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है। 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है। 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, सम 7 आ रहा है। तो 20th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 4 पोजीशन आपको दी हुई है, आपने बताना है प्लस का ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक है ना। ऐसे काफी क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, तो आई होप आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। तो मुझे आंसर बताएं, इस 20th क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ रहा है। 21st नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 21st नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इन द फॉलोइंग डाइस सिलेक्ट द डाइस दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है, जो नहीं बन सकती जब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो मैंने आपको बताया ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये थर्ड नहीं बन सकती, वाई, क्योंकि एच और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जे का ऑपोजिट ओ, एल का ऑपोजिट एक्स, ठीक है, तो एच का ऑपोजिट वाई, है ना। तो हमारे पास ये जो थर्ड वन है ये नहीं बन सकती। बाकी में तो आई थिंक कोई ऑपोजिट नहीं आ रहा, सब इकलौते वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन अ डाइस ए बी सी डी आर रिटन ऑन एडजेसेंट फेसेस इन अ क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में ए बी सी डी लिखे हुए हैं, मतलब अगर ए यहां पे है, डी यहां पे है, मतलब बी कहां पे होगा, ए बी सी डी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखे हुए ना इस तरीके से ना, तो डी के ऑपोजिट यहां पे बी होगा, ठीक है ना, और यहां पे सी होगा। तो हमारे पास जो बचा है ना, हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ये हो गया। इफ सी इज एट द टॉप, अगर सी टॉप पे होगा तो बॉटम में क्या होगा, ठीक है। देखो सी किसके ऑपोजिट में आ रहा है, ए के ऑपोजिट में आ रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ डाइस विच कैन बी फोल्डेड डाइस, ओके। तो इसमें से आप मुझे बताएं कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन जो है ये भी हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी जो डाइस है वो फॉर्म्ड होगी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली। सिंपल आपने ये देखना है, ऑपोजिट फेस टुगेदर नहीं हो सकते। देखिए स्टार का ऑपोजिट ये सर्कल है, बट इसमें ये दोनों एडजेसेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्क्वायर है इसका ऑपोजिट ये है, बट यहाँ पे ये दोनों साथ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो ये एरो जो है इसका ऑपोजिट ये ट्राइंगल आएगा, बट यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो हमारा सही है वो सी आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी आपने फोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ऑपोजिट लिख लीजिए। ऑपोजिट आपके पास क्या आएंगे, जैसे ये जो व्हाइट है फुली व्हाइट, इसका फुली व्हाइट आएगा ऑपोजिट, ठीक है। ये जो फुली व्हाइट है इसका फुली व्हाइट आएगा ऑपोजिट, ओके। और ये जो आपके पास ये जो बीच में सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसका ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ये चारों फिगर्स ना ज्वाइन होके एक फिगर बनाएंगे ना। ज्वाइन कैसे होंगी, ये यहाँ पे ये ब्लैक आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये ब्लैक आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये व्हाइट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये फिगर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं और साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसी शेप हमारे पास है ही नहीं, है ना, तो बन कैसे जाएगा। तो जान तो हमारा बी होगा, जान तो फिर हमारा डी। बी भी नहीं हो सकता, क्यों, ये सारे व्हाइट हैं, देखो इन दोनों का यूज ही नहीं किया, ये दोनों ऑपोजिट साथ में ले लिए ना, तो हमारा जो सही आंसर है वो डी ही होगा। एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपने बताना है एट द रेट का ऑपोजिट क्या आएगा। स्टूडेंट ये मुझे आप बताएं एट द रेट का ऑपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, वहां से क्लॉकवाइज चलना है।
उसमें कॉमन क्या है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कॉमन है, वहां से क्लॉकवाइज चलना है, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे एट द रेट पे पहुंचेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे आप हैश पे पहुंचोगे, मतलब जो एट द रेट है उसका कॉमन जो ऑपोजिट है वो क्या जाएगा, हैश, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्यूब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास एक बिगर क्यूब है, इज पेंटेड येलो ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ा क्यूब है जिसके सारे फेसेस पे आपने येलो कलर किया हुआ है। नाउ द क्यूब इज कट इनटू 2 7 4 4 आइडेंटिकल पीसेस मेकिंग मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। ओके, तो देखो 2 7 4 4 जो है वो आइडेंटिकल पीसेस में जो है उसको कट किया गया। देखो 2 7 4 4 4 ये किस नंबर का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है। ठीक है ना, ये 14 का क्यूब है आपके पास। तो इसका मतलब वो जो बड़ा क्यूब है उसका जो साइज है वो कितना होगा, 14, उसका जो साइज है वो कितना होगा, 14। तो हम कितने स्मॉलर क्यूब बना सकते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड हो। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 2 फेस पेंटेड है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, 12n-2। ठीक है, और इसमें n क्या है, साइज, जो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 14। तो 12 14 माइनस 2 12 12 इंटू 12 मेरे पास कितना आ जाएगा, 144। तो 144 हमारे पास जो है क्यूब्स आएंगे जिसमें 2 फेस पेंटेड आपको मिलेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़े से फॉर्मूले आप रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 17 सेंटीमीटर has been painted black, red and green on pair of opposite sides, opposite faces। मतलब कि एक पेयर पे हमारे पास ब्लैक कलर है, दूसरे पेयर पे हमारे पास रेड कलर है और तीसरे पेयर पे हमारे पास ग्रीन कलर है। ठीक है, उसके बाद इसको कट किया गया ईच साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग नो फेस पेंटेड, तो ऐसे कितने होंगे जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं किया हुआ। देखो फेस जिनका कोई भी पेंट नहीं किया वो अंदर होंगे क्यूब्स, जो अंदर हिडन है, जो हमें दिख नहीं रहे। ठीक है, तो हिडन जो क्यूब्स है उनका फॉर्मूला हमारे पास कितना है, n-2 क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्यूब की फॉर्म में आते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास साइज कितना, 17 माइनस 2 का क्यूब मतलब 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसको भी एक पेयर पे रेड कलर है, दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट पे ब्लू है, तीसरे पेयर पे हमारे पास ब्लैक है। इसको हमने कट कर दिया गया 3 सेंटीमीटर में। देखो बड़े क्यूब का साइज है 12, छोटे क्यूब का साइज है 3। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल इसमें क्यूब बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12/3, 4 का क्यूब। ठीक है, कितने क्यूब बनेंगे इसमें, 64 टोटल क्यूब बनेंगे। ओके, मतलब कि ये थोड़ा सा इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, अगर आप इसको ध्यान दें तो जो क्यूब की फॉर्म है वो आपकी इस तरीके से आएगी, 4x4। ठीक है ना, थोड़ा बनने में वैसा हो गया ये, राइट। ओके, 4x4 जो क्यूब है वो हमारे पास इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है ना, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। ठीक है, ऐसे है ना, एक टाइम पे आपको 3 ही फेसेस के दिखेंगे इस तरीके से। ओके, इसमें क्या है, रेड, सपोज यहाँ पे रेड कलर है तो इसके ऑपोजिट में भी रेड होगा। अगर यहाँ पे ब्लू है तो इसके नीचे भी ब्लू होगा। अगर यहाँ पे ब्लैक है तो इसके ऑपोजिट में भी ब्लैक होगा, राइट। क्या पूछा, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 फेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक, मतलब कि उसके 2 फेसेस पे रेड और ब्लैक है और बाकी जो फेसेस हैं वो अनपेंटेड है। ठीक है, अब देखो रेड है ब्लैक है, मतलब जैसे ये वाले क्यूब्स हो गए ना, ये देखो एक पे रेड है दूसरे पे ब्लैक है, बाकी जो 4 फेस है वो अनपेंटेड है क्योंकि अंदर है ना। ठीक है, तो 2 यहां से क्यूब हो जाएंगे रेड एंड ब्लैक वाले। ठीक है, 2 ही आपके इस साइड से हो जाएंगे 4, राइट। और ऐसे ही 2 and 2 4 और 4 ही ऑपोजिट में आएंगे। ठीक है, तो टोटली कितने आ जाएंगे, 8। ओके, एक बार मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे क्या पूछा था कि ऐसे क्यूब्स बताने हैं जिनके 2 फेसेस पेंटेड हो, रेड एंड ब्लैक, मतलब एक पे रेड एक पे ब्लैक, और जो बाकी 4 फेसेस हैं वो अनपेंटेड हो। तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक और बाकी 4 अनपेंटेड। ठीक है, तो 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिल गए, 4 और 4 ही पीछे से, तो 8 हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम हमारे पास वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी ट्राई किया था। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 30 क्वेश्चन हमने किए हैं क्यूब एंड डाइस के। ओके, और आई होप आपकी इन 30 क्वेश्चन से काफी अच्छी रिवीजन हो गई होगी क्यूब एंड डाइस की। बाकी आप और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।